जनरली 80% टीचर बच्चे को ना सब्जेक्ट से डाइवर्ट करके रखते हैं, उसको खाली पीली दूसरी चीजों में बस गाना गा दिया, शेरो शायरी कर दिया। बेसिकली जब समय आता है एग्जाम के 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, चाहे आप कितने भी गाना पूरी साल भर में क्यों ना गाए हो, लेकिन भैया एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर कोचिंग इंडस्ट्रीज में देखें तो जो टीचर्स एजुकेटर का जो एक संख्या है वो बहुत बढ़ गई है। ठीक है। रिप्लेसमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी हो जाती हैं जी। और इसकी वजह से क्या होता है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल XYZ कोई इंस्टीट्यूट है जी, उसमें बच्चों को एक टीचर पसंद नहीं आया और उन्होंने जाके कंप्लेन कर दी। ठीक है। वहाँ गलती क्या हो जाती है कि बच्चे तो कंप्लेन कर देते हैं, बट जो टीचर है उसका कैरियर पे सवाल आ जाता है। अब कोई भी व्यक्ति है, वो हर दूसरा व्यक्ति कहता है ठीक है चलो नौकरी नहीं मिल रही तो ऐसा करते हैं, टीचिंग कर लेते हैं। आप यूट्यूब्स पे जाते हैं, आप ऑनलाइन पे दुनिया भर का बच्चों का माइंडसेट ऐसा कर देते हैं कि बेसिकली उनको जिधर जाना होता है वो 2-3 साल उधर सोचते ही नहीं है कि उधर उनको जाना था। बेसिकली काइंड ऑफ ये स्ट्रेटेजी भी है कि क्राउड को कैसे अपने तक लाया जाए। एग्जैक्टली। तो बच्चों को इस चीज़ पे ध्यान देना। श्योर। आपको एक ही बात बताऊंगा, फॉर्मूले से आप कभी फिजिक्स नहीं सीख सकते, स्पेशली जेई वाले। हाँ, स्पेशली जेई वाले बच्चे आप फॉर्मूला लगा के कभी फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे। और आप यदि फॉर्मूला बेस स्टूडेंट्स हैं या आप इवन टीचर भी हैं तो ना तो एक आप अच्छे टीचर बन पाएंगे कभी भी यदि आप फॉर्मूला बेस टीचर हैं, ना एक आप अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे यदि आप फॉर्मूला बेस फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये बच्चों के अंदर जो फियर घुस रहा है ना मैम, ये फियर में 95% रोल टीचर का है। टीचर अपने आप के ऊपर मेहनत ही नहीं करना चाहता। देखिए मैम, आपने एक्स IPS सुना होगा, एक्स डॉक्टर, एक्स इंजीनियर कभी, लेकिन एक टीचर जो होता है ना वो कभी एक्स नहीं होता है। वो अपनी अंतिम सांस तक भी वो टीचर ही रहता है, वो कभी एक्स नहीं होता है। तो जब फाइनल एग्जाम आता है उसमें बच्चे को फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री इनमें से कौन सा सब्जेक्ट पहले पिक करना चाहिए? देखिए मैम, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का क्या रोल रहता है इन एग्जाम में? यदि बच्चा अवेयर हो ना तो इनिशियल एडमिशन के 10 से 15 दिन बाद में ही वो ये जज कर लेता है कि ये कोचिंग मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं है। टॉकिंग ऑल्स पर जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर नितिन चौधरी और इनको बच्चे फिजिक्स गुरु के नाम से जानते हैं। और अच्छी बात ये है कि एक एजुकेटर होने के साथ साथ ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इनका मिशन ही यही है कि बच्चों को सिर्फ क्लास में E=mc² ही ना सिखाया जाए, बल्कि एक ग्रोथ का जो माइंडसेट होता है और जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं बच्चों को वो भी सिखाई जाए। तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं और हमारी जो आज की कन्वर्सेशन है उसे शुरू करते हैं। सो नितिन सर, आपका टॉकिंग ऑल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है जी कि जो न्यूटन थे जी, वो एप्पल के पेड़ के नीचे ही क्यों बैठे थे? क्या उनको भूख लगी हुई थी? जी। और अगर भूख लगी हुई थी तो उन्होंने तोड़ा क्यों नहीं? जी। या फिर ये कोई कॉन्स्पिरेसी थी कि जो ग्रेविटी है उसको NCERT बुक्स में लेकर आना है? देखिए मैम, क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है तो जवाब भी खूबसूरत होना चाहिए। बेसिकली जब भी कोई इस यूनिवर्स में कोई भी घटना घटती है तो वो आकस्मिक, सडनली होता है कोई भी चीज़। और यदि कोई व्यक्ति कहीं बैठा है, वो रेस्ट फरमा रहा है, आराम फरमा रहा है, और कोई चीज़ उसके सामने सडनली हो रही है, तो बैठे तो वहाँ और भी सारे लोग थे या आसपास और भी बहुत सारे लोग चल रहे होंगे, लेकिन न्यूटन ने उस पेड़ से गिरते हुए सेब को ये देखा कि यार ये नीचे ही क्यों गिर रहा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये दाएं क्यों नहीं गया, बाएं क्यों नहीं गया। तो बेसिकली उसके माइंड में जो सडनली वो जो विचार आया, उसने उसी के बीच में उसी को खोजने के लिए, उसके जवाब को खोजने के लिए बेसिकली वो लग गया। जबकि पेड़ से फल गिरते हुए उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा,
तो जी किसी के माइंड में क्लिक नहीं हाँ किया। क्लिक नहीं किया कि यार ये कुछ तो ऐसा है जो यार ये नीचे आने का कुछ तो लो होगा, कुछ तो नियम ऐसा होगा, हवा में क्यों नहीं हाँ हवा में क्यों नहीं गया। अब उसके बाद जब वो खोज उसके ऊपर हुई, डिस्कवरी उसके ऊपर हुई, तो वो चीज़ कल को फिर किताबों में भी आने लगी, लोगों को विचार और उससे बहुत सारी चीज़ें मिलने लग गई। तो हर चीज़ सडनली ही होती है लाइफ में। ओके, इसका मतलब उनको भूख जी नहीं लगी हुई थी। जी बिल्कुल भी नहीं। और बस ये कॉन्स्पिरेसी भी नहीं है, इट जस्ट क्यूरियोसिटी। हाँ आप भूख कह सकते हैं, भूख थी कि भाई ये चीज क्यों, आखिर Yes. उसके विचारों की भूख थी कि ये विचार थोड़ा सा पनपना चाहिए, और वो भूख लगी तभी तो इतनी बड़ी डिस्कवरी कर पाया। तो भूख तो लगी थी। ठीक है, जी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जो जेई एग्जाम जी का पैटर्न होता है, जी 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 उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं जी वो हमारे मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हैं, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। और जो नीट एग्जाम है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। जी 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 तो इतना बड़ा धोखा क्यों किया गया नीट बच्चों के साथ कि उनको तो फिजिक्स केमिस्ट्री डाल दिया, ठीक बट है। जेई वाले बच्चे जो हैं उनके लिए बायोलॉजी डाला ही नहीं। जी सो ऐसा क्यों है? देखिए मैम, हर एक फील्ड की अपनी एक खास बात होती है बेसिकली, है ना। अभी डॉक्टर बनने के लिए मोस्टली हम लोग बायो बैकग्राउंड को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और जेई में जाने के लिए, इंजीनियरिंग में जाने के लिए हमें उस तरीके का माइंडसेट चाहिए होता है। यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट्स और एक होता है प्रैक्टिकल पार्ट्स, जहाँ हमें दिख रहा है कि यार हमारा काम थ्योरी से हो जाएगा, या थ्योरी के फंडामेंटल से हम चीज़ें सीधे सीधे इसमें लाइफ में आगे चल के यूज़ कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे उस सब्जेक्ट को चुन लेते हैं। मैं जेई की बात करूँ, जेई में क्यों आखिरकार, जेई में जो एक अच्छा स्किल चाहिए बच्चे के अंदर, उसके जो फंडामेंटल्स है ना, वो उसका जो माइंड सेट है ना उस लेवल का होना चाहिए कि कल को कोई भी बच्चा जब भी कोई भी बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहा होगा ना, तो उसके पास उसका मैथ है ना, उसका बेस, उसके दिमाग का माइंडसेट, उसके स्किल्स वैसे उस लेवल के होने चाहिए कि भाई कल को ऐसा ना हो कि इसमें लाखों लोग रहेंगे और उसने गलत बिल्डिंग डिज़ाइन कर दिया, फिर एक कोई गलत पुल डिज़ाइन कर दिया। तो आपको पता है कि एक पुल से दिन में करीबन लाखों करोड़ों लोग ट्रैवल करते हैं, और उसके एक गलती की वजह से, है ना, तो वहाँ पे लाखों लोगों का ज़िंदगी खतरे में पड़ सकता है। तो बेसिकली ना हम जो भी, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम की बात कर लें, चाहे नीट के एग्ज़ाम की बात कर लें, हम यहाँ पे प्रायोरिटी हमारी ये रहती है कि भाई नीट के एग्ज़ाम में हमारा बेस कितना होना चाहिए। बेसिकली एक कल को बच्चा डॉक्टरी तो बनेगा नीट के थ्रू, तो उसके लिए उसके फंडामेंटल्स, बेसिक चीज़ उसको उतना आना चाहिए कि कल को वो अपने सामने वाले जो भी पेशेंट है उसको वो नॉर्मली समझ ले। लेकिन एक बिल्डिंग बनाने के लिए, या फिर एक पुल बनाने के लिए, या फिर एक पूरे कंट्री का इंफ्रा सेट तैयार करने के लिए, उसमें वो माइंडसेट चाहिए होता है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात तो करें। मतलब वहाँ पे बायोलॉजी का जो रोल होता है हाँ जी। वो काफी कम होता है, हाँ जी मैम, तो नेग्लिजिबल बोल सकते हो। हाँ, तो इसी वजह से उनको क्या ही जरूरत है कि भाई भाई वो जिस चीज़ की जरूरत नहीं है, तो फिर इसीलिए वो उस चीज़ को इग्नोर करा दिया जाता है। ओके जी तो एक और मेरा क्वेश्चन है सर कि आजकल एडटेक का जमाना है, ठीक। स्मार्ट बोर्ड्स, डिजिटल पेन्स, मतलब बहुत उसमें चल रहा है। ठीक है। तो आप ये बताइए कि क्या कॉन्सेप्ट डिजिटल बोर्ड से ज़्यादा समझ में आते हैं या फिर वाइट बोर्ड से ज़्यादा बेटर समझ में आते हैं? देखिए मैम, बेसिकली ना प्रश्न जो है आपका, वाकई में आजकल लोगों को लगता है एआई का टाइम आ गया है, एडटेक का टाइम है। मैं टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं हूँ, पर टेक्नोलॉजी से इंसान की जो ज़िंदगी है ना वो आसान होती है। यस। इसके यदि एडवांटेज हैं तो उससे कहीं ज़्यादा ये यूज़ करने वाले के ऊपर डिपेंड होता है। अभी मैं यदि बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और मैं शायद वाइट बोर्ड पे एक डायग्राम बना पाऊंगा, लेकिन यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स का इस्तेमाल करता हूं तो मेरे पास उसकी एक पीपीटी हो सकती है, एक डायग्राम। यदि मेरे को किसी बच्चे को वर्नोली थ्योरम समझाना है तो मैं व्हाइट बोर्ड पे सिर्फ एक सिंपल डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन यदि मैं टेक्नोलॉजी का सहारा ले लेता हूं तो वर्नोली से रिलेटेड कम से कम मेरे सामने 4 से 5 एग्जांपल्स ऐसे होंगे या डायग्राम ऐसे होंगे कि मैं बच्चे को मोर फ्रिक्वेंटली उनको अलग अलग तरीके से वेरिएशंस के साथ समझा सकता हूं। एक्सेस ज्यादा। यस। सो अब ये डिपेंड करता है, ये बिल्कुल लोगों ने एक वो बना रखा है कि भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन में वाइट बोर्ड से हम ज़्यादा चीज़ें, हाँ,
लेकिन मैं एक चीज़ बात कहूँगा कि जो फिजिकल क्लासरूम की जो जगह है वो ऑनलाइन क्लासरूम नहीं ले सकती, कभी नहीं ले सकती हैं। Okay. चाहे हम कितने भी क्यों ना एडवांस हो जाएं, और मे भी हो सकता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं ज़रूरी नहीं है कि मेरा ओपिनियन ठीक ही हो सकता है बहुत सारे लोगों का ओपिनियन बिल्कुल अलग हो, पर मेरा ऐसा मानना है कि जो एक गुरु और एक शिष्य, यानी कि एक टीचर और एक स्टूडेंट्स जो आई टू आई कांटेक्ट करके चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो कभी ऑनलाइन या फिर एक बोर्ड के आगे कैमरा लगा के उस दौर में आजकल यूट्यूब से हम बोलते हैं चलो भाई यूट्यूब से जाके पढ़ लो, है ना, या यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस आप ले लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस कभी भी फिजिकल क्लास को डिफीट नहीं कर पाएंगी, नहीं कर पाते हाँ, क्योंकि but- उसमें जो एक फिजिकल इंटरेक्शन होती है हाँ स्टूडेंट्स एंड टीचर के बीच में, वो जी। कहीं ना कहीं लैक करती देखिए है। मैम, पुराने टाइम पे भी आप देखिए कि हमारे गुरु हमारी आंखें पढ़ के, हमारा चेहरा पढ़ के समझ लेते हैं कि भाई इसको ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, या ये कितने पानी में। हमारे गुरु पुराने टाइम में भी कह देते थे ना, आप भी जानती हैं, जो हमारे पुराने जो टीचर्स थे ना, देख के बता देंगे कि आज आप मुझे बताइए, कोई बच्चा कैमरे के आगे बैठा हुआ है, मैं कहता हूँ हजारों लाखों बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है ना, टीचर सामने खड़ा हुआ है, देखिए वो कैसे पता करेगा कि भाई इस बच्चे को, ए नाम के बच्चे को, बी नाम के बच्चे को, सी नाम के बच्चे को, इसको वो मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। और टीचर को जब तक ये खुद को मजा ना आए ना, देखिए टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, ये आर्ट है एक्चुअल में, है ना, आप इसको जितना फन करेंगे, जितना एंजॉय करेंगे, सामने वाला उतना एंजॉय करेगा। और कैमरे के पीछे खड़े होके वो फन, दूसरे वाला फन तो आप कर सकते हैं, ठीक है, बच्चों को चुटकुले सुना लीजिए, बच्चों को कुछ शेर सुना दीजिए, कहानियां सुना दीजिए, लेकिन जो एक्चुअल में चाहिए नीट और जेईई एस्पिरेंट को, कि जो उनके पेपर में उनको हेल्प कर पाए, वो शायद आप नहीं दे पाते हैं। वो फिजिकल इंटरेक्शन से ही पता चलेगा। जी जी, मतलब मेरा अपना ओपिनियन ये कहता है। इट मीन्स कि जो एडटेक के टूल्स हैं वो आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाते हैं। यस, बट कॉन्सेप्ट के लिए इट डजंट मैटर कि आपके पास व्हाइट बोर्ड है या फिर आपके पास एडटेक के टूल्स हैं, आप वैसे भी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो। बट हाँ, ये बात रहती है कि आपका बच्चों के साथ कनेक्शन कैसा है, इंटरेक्शन कैसी है। देखिए मैम, यदि टीचर बहुत अच्छा है ना, तो भाई वो कल को ये देखेगा, कोई भी कोच है वो अपना भी तो एनालिसिस करता है कि यदि इसको, इसी बच्चे को मैंने कुछ चीज़ सिखाया है, ये उसको इम्प्लीमेंट कर पाया है नहीं कर पाया है। देखिए जब रिजल्ट आ जाता है तो फिर ना टीचर कुछ कर सकता, ना पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं, और ना बच्चा कुछ कर सकता। हम जो भी संशोधन है, जो भी सुधार हैं, वो पेपर से पहले कर सकते हैं। तो फिजिकल क्लासरूम में टीचर को ये साथ के साथ पता चलता रहता है कि मुझे इस बच्चे पे ये काम करना है, इस बच्चे पे ये काम करना है। देखिए यदि वो दिल से टीचिंग कर रहा है तो आप ऑनलाइन में, मैम मुझे नहीं लगता, मैंने भी ऑनलाइन पढ़ाया है, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं जहाँ पे अगर आपको एक्सेसिबिलिटी और इजीपन मिल रहा है, उसके अलावा उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा कि जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मैथ्स के और फिजिक्स के जो टीचर्स होते हैं, बच्चे उनसे बहुत डरते हैं। मैं तो बहुत डरती थी। तो एक एज अ टीचर, स्पेशली फिजिक्स का, तो उनका बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसे होना चाहिए? मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूड बिहेवियर होना चाहिए, या फिर फनी होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए? आई मीन किस इमोशन से वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट कि उनको कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आए और जो उनका जो पाथ है वो भी ना भटके और उनको डर भी ना लगे। जी देखिए मैम, टीचर चाहे फिजिक्स का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, देखिए मेरा ऐसा मानना है टीचर अप्रोचेबल होना चाहिए। ओके, मतलब सिंपल मैं एक बात कहूँ कि टीचर अप्रोचेबल होना चाहिए, कि बच्चे को कभी ये फियर ना हो कि यदि मैंने सर से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो सर मुझे आंख दिखाएंगे, या सर मुझे डांटेंगे या फटकारेंगे। यदि वो ऐसा कर रहा है, देखिए मैं एक चीज़ में बड़ा बिलीव करता हूँ, यदि आप सामने वाले, आपके पास कोई अनुभव है किसी भी चीज़ का, और सामने वाले को आप वो अनुभव शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और सामने वाला उस अनुभव को या उस नॉलेज को सीखने के बाद अपनी ज़िंदगी में नहीं उतार पा रहा है, तो आप एक अच्छे टीचर नहीं हैं। यदि आपसे बच्चे डर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम आप में ही है, बिहेवियर प्रॉब्लम। हाँ, आप में ही प्रॉब्लम है। आप पहले अपने आप का चिंतन मनन कीजिए कि मैं कैसे अप्रोचेबल बनूं, कैसे बच्चे मेरे पास तक आएं,
कैसे बच्चे मुझे अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम, देखिए बच्चा, हम जब बच्चा शब्द यूज कर रहे हैं ना, तो देखो बच्चा तो बच्चा है, मासूम है। हाँ मासूम है। अभी 11th 12th में या 9th 10th में पढ़ने वाला बच्चा कितना ही अपना आईक्यू चलाता है या फिर कितना ही उसका माइंड डेवलप हुआ है बेसिकली। Yes. तो मैं इसमें यही कहूँगा कि टीचर को अप्रोचेबल होना चाहिए, उनको अपनी अप्रोच ऐसे रखनी चाहिए कि कोई भी बच्चा बहुत ईजी अंडरस्टैंड उनकी बात को कर सके। और एक टीचर तो वही है जब वो अपनी बात को, मतलब क्लास में लास्ट में भी बैठा हुआ बच्चा जो बिल्कुल अपने आप को बहुत नर्वस फील कर रहा है, बहुत वीक फील कर रहा है, यदि उसके लेक्चर में वो भी इंजॉय करे तो मेरी नज़रों में तो फिर उससे बड़ा कोई टीचर नहीं है। सर इससे एक और क्वेश्चन भी उठता है, जी। जैसे अगर कोचिंग इंडस्ट्रीज में देखें जी। तो जो टीचर्स एजुकेटर का जो एक संख्या है वो बहुत बढ़ गई है। ठीक है। रिप्लेसमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी हो जाती हैं। जी। और इसकी वजह से क्या होता है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल XYZ कोई इंस्टीट्यूट है, जी। उसमें बच्चों को एक टीचर पसंद नहीं आया और है। उन्होंने जाके कंप्लेन कर दी। ठीक है। वहाँ गलती क्या हो जाती है कि बच्चे तो कंप्लेन कर देते हैं, बट जो टीचर है उसका कैरियर पे सवाल आ जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर किस चीज़ का लैक हो सकता है जहाँ पर बच्चे मतलब काइंड ऑफ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं? और ऐसा नहीं है कि टीचर का कोई नॉलेज लैक है या फिर उसे आता नहीं है, आता सब कुछ होता है, बट कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ चीज़ पसंद नहीं आती है जिसकी वजह से वो कंप्लेन कर देते हैं कि वो सर हमें पसंद नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या रीज़न हो सकता है इस चीज़ का? देखिए मैम, अभी इस बात का भी जवाब मेरे पहले वाले आंसर में ही है कि यदि कोई भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट का टीचर, मतलब एक बच्चा, एक 11th 12th क्लास का बच्चा उसके 10 12 15 साल के अनुभव को डिफाइन नहीं कर सकता। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि एक्चुअल में ना ये जो कोचिंग इंडस्ट्री का हाल है ना, वो इस समय क्या हो गया है, बिल्कुल एक ऐसा हो गया है कि यार चलो ठीक है, अभी कहीं जॉब नहीं मिल रही है तो टीचिंग कर लेते हैं। आजकल हर व्यक्ति, देखो अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत है, ये बात तो आप भी स्वीकार करेंगे। अब कोई भी व्यक्ति है, वो हर दूसरा व्यक्ति कहता है ठीक है चलो नौकरी नहीं मिल रही तो ऐसा करते हैं, टीचिंग कर लेते हैं। तो बेसिकली टीचिंग में जनरली इस समय वो क्राउड आ रहा है जिसका प्रोफेशन है ही नहीं, जिसकी चॉइस है ही नहीं, मतलब वो जाना ही नहीं चाहता था, कभी वो टीचर बनना ही नहीं चाहता था। मतलब 50% जो है वो मजबूरी में आते हैं। मजबूरी, आज कहते हैं ना मजदूर और मजबूरी, और अब ये टीचर वाला भी आ गया ना, अब मजबूर टीचर बन रहा है ना। लेकिन यदि कोई क्रेजी व्यक्ति, कोई पैशनेट व्यक्ति टीचर बनता है तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। और जब सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है तो वो बच्चे का माइंडसेट पढ़ता है, माइंड को रीड करता है, समझता है कि उसको एक्चुअल में क्लास में क्या देना है। मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने PhD किया है, मैंने PhD तो किया है, डॉक्टर नितिन चौधरी फिजिक्स गुरु, लेकिन मैं क्लास में बैठे हुए क्लास 11th के बच्चे को या 12th के बच्चे को या ड्रॉपर के बच्चे को मैं उसको एक इजी कंसेप्ट नहीं समझा पा रहा हूँ, तो उसके लिए मेरी PhD क्या मायने रखती है? जीरो। उसके लिए तो मेरी PhD का कोई वैल्यू नहीं, जीरो है बिल्कुल। उसको तो कोई चाहिए नहीं। हाँ, PhD किया है तो मतलब इसका ये मतलब है कि आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होंगे, कुछ नॉलेज होगी सब्जेक्ट की तगड़ी वाली, है ना। आपके पास एक नॉर्मल टीचर के मुकाबले आपके पास शायद उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, क्योंकि आपने डेप्थ में उसको पढ़ा है। तो अब आप जब क्लास में जाएंगे तो बच्चे को पूरा फन कराएंगे, उस सब्जेक्ट में फन कराएंगे। देखिए मैम, मैं बार बार कहता हूं, आज यूट्यूब पे या फिर क्लास में ना जनरली 80% टीचर बच्चे को ना सब्जेक्ट से डाइवर्ट करके रखते हैं, उसको खाली पीली दूसरी चीजों में बस गाना गा दिया, शेर व शायरी कर दिया। बेसिकली जब समय आता है एग्जाम के 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, चाहे आप कितने भी गाना पूरी साल भर में क्यों ना गाए हो, लेकिन भैया एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। आपको बताना है कि ये थ्योरम कैसे काम कर रही है, ये फिजिक्स के कौन से एप्लीकेशन से ये क्वेश्चन होगा। वहां गाना गाने से या फिर नाचने से, डांस करने से काम नहीं चलता है बेसिकली। तो जो टीचर सिर्फ ये सोचते हैं कि हम चलो मस्ती करा के बच्चों की गुडविल में रह सकते हैं, वो ही बच्चे आफ्टर कुछ टाइम बाद, 2 महीने 3 महीने बाद, वही कहते हैं सर अब हमें फिजिक्स समझ नहीं आ रहा है,
अब हमें मैथ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मैंने जैसा कहा कि टीचर को अप्रोचेबल होना चाहिए, टीचर के पास अपने सब्जेक्ट का उतना नॉलेज, उतने स्किल्स होने चाहिए कि वो क्लास में बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को भी बढ़िया पढ़ा सके, ये समझा सके कि देखो बेटा, तुम्हारे रिलेवेंट एग्जाम में यदि कोई भी क्वेश्चन तुमसे इस तरीके से पूछा जाता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैम, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, वो मेडिकल लाइन से हैं। उन्होंने एक बात कहा था कि दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है ना, आप उसको 3 महीने में क्रैक कर सकते हो। 3 महीने पर डे आपको 8 आवर्स स्टडी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है, और आप दुनिया का कितने भी टफेस्ट एग्जाम है। मैम, इस बात में बहुत गहराई है, बहुत वजन है। हम लोग 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल तक, 5-5 साल तक भी लगे रहते हैं कि भाई ये एग्जाम निकल जाए, और एक छोटा सा एग्जाम हमसे नहीं निकल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो डाइवर्जन्स है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, हाँ, ये बहुत मैटर करती हैं। बिल्कुल। और जो बेसिकली जो ऑनलाइन टीचर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें बच्चों को राइट वे दिखाना चाहिए, ना कि उन्हें डाइवर्ट करना चाहिए इस चीज़ से। हाँ मैम, इस पे अब देखिए बहुत सारे लोग आप ही की वीडियो पे फिर कमेंट करना शुरू कर देंगे कि सर क्या कह रहे हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ। सर, ये रियलिटी है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने कहीं भी मर्सिडीज बेंज का ऐड नहीं देखा, क्योंकि सब देखो, सच्चाई तो ये मैम, आग में हाथ आप डालो या मैं डालूं, दोनों का जलेगा। फरारी का भी हम है ना, नहीं हमने कभी फरारी का ऐड नहीं देखा, हमने मर्सिडीज का कभी ऐड नहीं देखा। उनको ये पता है, फरारी के ओनर को या मर्सिडीज के ओनर को ये पता है कि भाई जिसने फरारी खरीदनी है ना, जिसका माइंडसेट फरारी खरीदने का या मर्सिडीज खरीदने का है ना, वो भाई अपने सेंटर तक आ जाएगा। बेसिकली अभी जो इस समय एजुकेशन ना एक तरीके का जो बिजनेस बना है, सब, मैं भी एक कोचिंग ओनर हूं, मैं भी काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी ये कोशिश है, मेरा फर्स्ट ईयर का स्टार्टअप है, मेरी ये कोशिश है कभी भी किसी भी पेरेंट्स या बच्चे को ये फील ना आ जाए मेरे होते। इसीलिए हमने गुरुकुल पद्धति पे चलाया है, भारतीय संस्कृति का आधार रखा है अपने बच्चों को, और हमारी टैगलाइन भी यही है, संस्कार से लेके सफलता तक की। हम संस्कार को बिल्कुल भी नहीं खोएंगे मैम, और हमारा यही है। देखिए मैम, स्मार्ट व्यक्ति वही है जो दूसरों की गलती से सीख ले। ये जरूरी नहीं है कि भाई मेरे को पहले मेरे भी 32 टूटने चाहिए फिर मैं समझूं कि भाई हाँ ये चीज मैं नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है। मुझे पता है इस समय पेरेंट्स को, बच्चों को, जो पेरेंट्स और बच्चे सफर कर रहे हैं उसके पीछे यही है। आप यूट्यूब्स पे जाते हैं, आप ऑनलाइन पे दुनिया भर का बच्चों का माइंडसेट ऐसा कर देते हैं कि बेसिकली उनको जिधर जाना होता है वो 2-3 साल उधर सोचते ही नहीं है कि उधर उनको जाना था। बेसिकली काइंड ऑफ ये स्ट्रेटेजी भी है कि क्राउड को कैसे अपने तक लाया जाए। एग्जैक्टली। तो बच्चों को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा। जैसे अगर आपके पास के कोई मेंटर अगर आपके पास आते हैं आज आपसे मिलने के लिए, तो आप उनको, चाहे मैथ्स के हैं, फिजिक्स के हैं, डजंट मैटर, तो आप उनको क्या दोगे? पहले न्यूमेरिकल्स दोगे या फिर डेरिवेशंस करने के लिए दोगे? देखिए मैम, यदि कोई फैकल्टी मेंबर हमारे पास आ रहे हैं और हमसे भाई उन्होंने कहा कि सर ना हमें थोड़ा सा ट्रेनिंग की ज़रूरत है या हमें थोड़ा सा आपकी हेल्प चाहिए बेसिकली, तो यहाँ पे ना चाहे बच्चे भी क्यों ना हो, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूँगा कि बेसिकली हमारी जो स्ट्रेटजी, हमें ये समझना होगा कि हम जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमें एक्चुअल में क्या मांगता है। बेसिकली यदि आपके स्किल्स अच्छे हैं तो आप किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और स्किल, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये प्रॉपर माइंड ट्रेनिंग का एग्ज़ाम है। ये कोई एक किताब को पढ़ने का एग्ज़ाम नहीं है। तो एक मिनट सर, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। जी बिल्कुल। मेरा जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो आपके पास्ट मेंटर से रिलेटेड है कि आपके, अगर जैसे हमारे टीचर होते हैं जो दिल को छू जाते हैं, काफी मतलब सारे ही रिस्पेक्टफुल होते हैं, तो अगर वो आपके पास आते हैं तो आप उनसे क्या करवाना चाहोगे? हाँ, मैं सबसे पहले मैम उनको एक ही बोलूँगा कि आप एक काम कीजिए, जो भी आप टॉप मोस्ट इस चैप्टर के जो भी सबसे टॉप मोस्ट आपको प्रॉब्लम्स हैं
आप सबसे पहले क्वेश्चंस बच्चे को कराइए, आप ये क्वेश्चंस लीजिए, आप पहले इसको खुद रीड कीजिए, आप इसको ऊपर पहले खुद अपने आप को ट्रेन कीजिए, एंड देन जब आपको बेहतर ट्रेनिंग ये समझ में आ जाए कि ये चीज़ है, अब जाके आप इसको क्लास में लेके जाइए। तो यानी कि मैं हमेशा अपनी क्लास की शुरुआत ये करना चाहूँगा कि आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, उस प्रॉब्लम्स को आप सामने रखिए, देन आफ्टर फिर आप उस प्रॉब्लम को बेस बना के आप अपने लेक्चर को डिलीवर कीजिए। ओके, बहुत अच्छी बात सर। मैंने सोचा था आप बोलोगे उनको चाय या कॉफी दोगे। इट्स ओके, प्रोफेशन भी जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये तो थोड़े से फनी क्वेश्चंस थे, और चलिए तो अब हम हमारे मेन जो हमारा पर्पस है आज का जी। उसकी तरफ चलते हैं। जी जी तो अब हम सर आते हैं हमारे मेन क्वेश्चंस पर। जी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो नीट का फिजिक्स पेपर होता है जी जी और जो जेई का फिजिक्स पेपर होता है, ठीक है ये दोनों एक दूसरे से कितना डिफरेंट होते हैं? जी। क्या लेवल रहता है इन दोनों का? देखिए मैम, डिफरेंट बहुत है, और दोनों के लेवल में भी बहुत सारा बड़ा अंतर है। बेसिकली नीट ना आपके फंडामेंटल को ही मांगता है बस। नीट का एग्ज़ाम आपके फंडामेंटल क्लियर हैं तो आप फिजिक्स के नीट के एग्ज़ाम को आप आराम से इजीली क्रैक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जेई की बात करें तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फंडामेंटल, आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आपके एप्लीकेशन, मतलब जेई का जो एग्ज़ाम है वो आपसे हर डिपार्टमेंट की छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बात कर लेगा। नीट के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है, लगभग 80-85% ऐसा नहीं है। आपको यदि अच्छे से एनसीईआरटी पता है, एनसीईआरटी के आपको एप्लीकेशंस पता है, तो आप नीट के फिजिक्स के एग्ज़ाम को आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एनसीईआरटी जस्ट लाइक ए भगवत गीता, वो भगवत गीता की तरह है। आपको उसमें से मोती निकालने के लिए उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा। और थोड़ा सा जेई का एग्जाम इससे थोड़ा सा 4 कदम आगे चला जाता है कि भाई वो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसके फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए, उसके एप्लीकेशन प्रॉपर आपको समझ में आना चाहिए। मतलब वो अकेले एक फॉर्मूला बेस्ड पेपर नहीं है। मोस्टली जैसे बच्चे हैं फिजिक्स में, अगर हम नीट की बात करें जी। तो वो फॉर्मूलाज रट के किसी तरह से याद करके जस्ट अपना बेसिक एक तरह से प्लेटफॉर्म बना के उसको क्लियर कर लेते हैं। यही कारण भी है कि सिलेक्शन नीट में मोस्टली बच्चों का सिलेक्शन ना होने का कारण भी यही है कि वो फिजिक्स को फॉर्मूले से ड्राइव करना चाहते हैं। यानी कि उस पेपर को वो फॉर्मूला रट लिया, उन्होंने फॉर्मूला याद रख लिया बस। अभी नीट के बच्चे की प्रॉब्लम भी यही है कि भाई वो कल को पीसीबी चुना है उसने, अब फिजिक्स को करने के लिए उसको मैथ को जानना पड़ेगा। अब कोई डिफरेंशिएशन आ गया, कोई इंटीग्रेशन आ गया, उसने पढ़ा ही नहीं है। अरे भाई वो बचा ही वो इसलिए था कि मैथ ना करना पड़े। अब वो कितना बचेगा? फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स में फिर से मैथ आ गया। तो नीट के बच्चे का यही सेट दिमाग माइंड सेट रहता है कि मैं ये फॉर्मूले रट लेता हूँ, ये चीजें कर लेता हूँ, इससे मेरा पेपर निकल जाएगा। और इसी की वजह से वो 40, 50, 60 नंबर पे ही रह जाता है। बहुत सारे बच्चे तो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। तो ये नहीं करनी चाहिए कभी भी नीट के बच्चे को प्रॉब्लम्स। आप उसको क्या चाहिए, उसको पूरा बेस अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसको ड्राइव करना चाहिए, उसके एप्लीकेशंस को जानना चाहिए जर्नली। और उसके बाद जब वो अच्छे से तैयार कर ले तो उसको पता लगेगा कि यार जहां मैं फॉर्मूला याद रख रहा था या रट रहा था, बस मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी थी, बस मैं थोड़ी सी ये और मेहनत कर लेता तो मेरे फॉर्मूला के साथ साथ बस मुझे ये चीजें 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा करनी थी और मेरा पेपर निकल जाता। जनरली ये बहुत सारे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है मैम। तो नीट में जहां पर फिजिक्स जस्ट बेसिक फाउंडेशन के लिए आता है, बट जेई में ये उससे भी टफ लेवल का होता है। अब देखिए मैम, मैं हमारा आपने क्वेश्चन ही यहाँ से शुरुआत की थी ना कि दोनों का जो लेवल है ना उसमें बहुत अंतर है बेसिकली। और जेई एस्पिरेंट को ये चाहिए कि उसको ना 360 होना पड़ता है। जेई एस्पिरेंट 360 होता है। मैं बात करूं नीट के स्टूडेंट्स की तो उसका 180 पे काम चल जाता है। यदि वो 180 डिग्री भी अपने आप को घुमा लेता है तो काम चल जाता है। लेकिन जेई के स्टूडेंट्स को 360 चाहिए होता है अपने आप को, फुल नॉलेज। हाँ, उसको पूरा हर फिजिक्स अकेले वो जब वो पढ़ता है ना बच्चा क्लास में बैठ के ना, तो
नीट का बच्चा सिंपल आपसे पूछेगा सर ये कौन से फॉर्मूला लगाया आपने या कौन सी थ्योरम आपने इसमें अप्लाई करी, लेकिन जेई का बच्चा आपसे पूछता है कि सर आपने ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन इस पॉइंट पे निकाली, यदि मैं इस पे ना निकालूं तो। ओके, आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंट होता है। मैम जेई का एग्जाम आपको रिजेक्ट करने के लिए बना है। यस, जेई का एग्जाम आपको रिजेक्ट करने के लिए बना है, तो उसको आप उसी की स्ट्रेटजी से आप हरा सकते हैं। आप उसमें से जो रिजेक्शंस पार्ट है उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, जेई एक्चुअल में ना मैम, जेई एडवांस का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो आम बात नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं लगभग 10-12 साल 13 साल से मैं जेई और नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब भी आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया कि जब मैं पहले खुद नहीं पढ़ा हूँ और मैं क्लास में ऐसे, मैं उस दिन क्लास ना जाना पसंद करूंगा जिस दिन मैं नहीं पढ़ के गया हूँ। पढ़ना पड़ेगा। हर टीचर को पहले खुद को पढ़ना है, हर क्लास से पहले आप पहले खुद पढ़िए एंड देन आफ्टर आप क्लास में जाइए। मैम जब मैं जेई की क्लास में जाता हूँ, मुझे ये रहता है कि यार मैं ये तो समझाऊंगा, लेकिन पता नहीं कौन सा बच्चा क्या पूछ ले। इसलिए आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। क्योंकि जेई एडवांस में और नीट के पेपर में जमीन आसमान का अंतर है। मैम दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है जेई। सबसे नंबर 1 पे वो चीन का है, उस एग्जाम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा चाइना का, है। हाँ चाइना का है। और सेकंड नंबर पे जेई एडवांस, दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम की तैयारी हमारे मेंटोर और हमारे बच्चे करते हैं और कराते हैं। तो आप देख लीजिए कि उस तरीके के एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी बेस नॉलेज कितनी होनी चाहिए। तो ये सब तो आप सर मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल में इसी से रिलेटेड है कि ये जो जेई एडवांस का पेपर है ये किस टाइप का पेपर होता है और इसके लिए किस टाइप के बच्चे जो हैं वो इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उनका माइंडसेट किस टाइप का होता है? जी देखिए मैम, जेई मेंस और उसके बाद जेई एडवांस, एक बार बच्चे ने जेई मेंस अच्छे से क्लियर कर लिया, उसकी 99, 98, 97 परसेंटाइल आ गई, तो उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई मैं अब जेई एडवांस भी प्रॉपर वे से निकाल सकता हूँ। सो इट्स लाइक ये 2 एग्जाम है। हाँ, जेई मेंस और उसके बाद जेई एडवांस। क्योंकि मैं नीट की हूँ, मैंने नीट के बच्चों को पढ़ाया तो जेई का मुझे नहीं पता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। जेई मेंस क्रैक करने के बाद आपका जेई मेंस क्लियर हो गया, कट ऑफ आपने अच्छे प्रॉपर वे से क्लियर कर लिया। एक नॉट ओनली कट ऑफ, आप अच्छे बड़े मार्जिन से आपने जेई मेंस में अच्छी परसेंटाइल आपने हासिल की है। उसके बाद आप जेई एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। जेई एडवांस का एग्जाम मैम 2 उसमें होता है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। अब दोनों ही पेपर का जो पैटर्न होता है, अब जेई मेंस में तो सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मिल गया, उसमें मोर देन 1 करेक्ट भी है, इंटीजर भी है, मैचिंग भी है, कंप्रेहेंसिव भी है, हर टाइप की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उसमें बहुत ज्यादा है। प्लस नॉट ओनली वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, जो डेप्थ है क्वेश्चन की वो इतनी गहरी होती है कि आपका जो नॉलेज है, मतलब आपने एक तरीके से आप जब आप जाते हो कि भाई आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अब आप पीएचडी जा रहे हो, पीएचडी आप जा रहे हो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर टॉपिक पे आप ना पूरी गहराई से रिसर्च करोगे। जेई एडवांस बिल्कुल वैसा है मैम। ओके, और उसमें सिलेबस आपको उसके अकॉर्डिंग उसके डेप्थ जी तो आपको तीनों ही सब्जेक्ट की, अब देखिए नॉट ओनली बच्चे के लिए भी ना, अब एक 12th क्लास के बच्चे को उतनी गहराई में, और अकेले उसको फिजिक्स नहीं पढ़नी है, उसको केमिस्ट्री भी देखनी है और उसको मैथ भी देखनी है ना, तो जो उसकी वेरिएशन है, डेप्थ है, तभी तो ना वो क्रीम मांगता है कि भाई हमें गधे नहीं चाहिए, है ना, हमें प्योर माइंड चाहिए नेशन के लिए, जो कल को नेशन बिल्ड कर सकता है। इसीलिए बड़ा बिगेस्ट अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है जेई और नीट के एग्जाम में, क्योंकि दोनों के जो एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल है उनमें डेप्थ का बहुत फर्क पड़ता है। ओके, तो जैसे सर अभी आप पैटर्न की बात कर रहे थे, तो अभी हम उसी पे आ जाते हैं। हाँ जी। तो हम बेसिकली जेई के लिए बात करते हैं। हाँ जी। तो जेई का जो पेपर का पैटर्न रहा है लास्ट 5 इयर्स में, ये किस टाइप का रहा है? देखिए मैम, पैटर्न मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं, यदि मैं जेई मेंस की बात करूं, पहले सबसे पहले जेई मेंस आपने अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पढ़ लिया है, आपका
पहले 30 क्वेश्चंस आते थे तो भाई चलो 5 आपके लिए ऑप्शनल जो हो गए तो 25 क्वेश्चन आपने कर दिए। अभी इस साल तो फिर से चेंज कर दिया है उन्होंने, 25 क्वेश्चन ही, आपके जो 5 क्वेश्चन होते थे मैंडेटरी कि भाई आप इनमें से 10 में क्वेश्चन में से कोई 5 चुन सकते हो, पिक कर सकते हो। ऑप्शन अब वो भी- ज्यादा दे दिए। हाँ, अब वो नहीं रहा, अब वो भी हटा दिया है। Okay. नहीं, वो हटा दिया है, अब सिर्फ आपको डायरेक्ट 25 ही मिलेंगे। कंपलसरी। हाँ, कंपलसरी है। अब आपको 20 एमसीक्यू मिल रहे हैं और आपको 5 आपको इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स मिल रही हैं। तो पैटर्न एक, जिस तरीके से मैं पिछले 4-5 साल का पेपर देखते आ रहा हूं, पेपर का पैटर्न वेरिएशन हर साल बढ़ती जा रही है। ओके। हर साल, जैसे मैं कहता हूं आपके पास पहले 5G था, 4G था, फिर 5G आया, बोला 6G आया। क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही है। उसी प्रकार से पेपर का जो लेवल है वो भी अपग्रेड होता चला जा रहा है। आप देख लीजिए, नीट का पेपर देख लीजिए। हाँ, नीट changes आ रहे का, हैं। हाँ, कितना चेंज हुआ। और उनको ये एहसास हो रहा है, एनसीईआरटी में हर साल चेंजेस होते हैं। उसी प्रकार एनटीए को ये बात समझ आ चुकी है कि भाई अभी यदि हमें अच्छी सोसाइटी का निर्माण करना है तो हमें क्रीम बच्चे चाहिए। यस, तो हमें उस लेवल का माइंडसेट चाहिए, और उस लेवल के माइंडसेट के लिए फिर जो फाउंडेशन है, जो ग्राउंड है, हमें बच्चों को वो देना पड़ेगा। तो वेरिएशंस बहुत ज्यादा आती जा रही हैं, स्किल्स बढ़ते जा रहे हैं, कंसेप्ट की जो वेरिएशन है, जो कंसेप्ट है वो डेप्थ मांग रहा है, और फिर वो डिफरेंट पाथ से खोज लेता है उस चीज को। वो क्वेश्चंस में आपसे फिर पूछा जाता है। तो अगर सर हम एनालिसिस की बात करें तो पिछले 5 साल में कौन सा ईयर सबसे ज्यादा टफेस्ट रहा है? मैम देखिए, 2023, 2022, यदि आप 2022 और 23 का जेई मेंस हो, एडवांस हो, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, आप नीट का क्वेश्चन पेपर उठा के देखें 2022 का, 23 का, तो आपको लगेगा कि वाकई में पेपर की वेरिएशन 2020 के मुकाबले 22 में बढ़ी है, 23 में बढ़ी है ना। तो 22-23 के बाद तो मैम ग्रेजुअली थोड़ा चेंज होता हुआ ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 24 में 25 में डाउन हो गया, 24 में डाउन गया, नहीं। आप देखेंगे 24 में 23 के मुकाबले बढ़ा है लेवल, 25 में बढ़ा है लेवल, आगे 26 में बढ़ेगा लेवल। तो कहीं ना कहीं ये एनटीए को भी दिमाग से माइंड सेट हो चुका है कि भाई बच्चा हर लेवल से तैयार है। ओके। देखिए, एनटीए को भी किरकिरी नहीं करानी है। अभी वो नीट के पेपर में उसने एक परीक्षण करके देख लिया है मैम। यस। कि भाई बोलते यार ये नीट का पेपर क्या आता है, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड पेपर होता है, इजी पेपर होता है। कर दिया ना उसने इस बार। क्यों नहीं लेके आए लोग 720 में 720? लास्ट ईयर 2024 में लोगों ने खूब काफी बच्चों ने 720 में 720 लेके आए, लेकिन वो इस साल नहीं लेके आ रहे, इस साल नहीं लेके आए। तो थोड़ा सा चेंज किया और देखो स्कोर कहाँ पे आ गया लोगों का। तो ऐसा नहीं है कि अब एनटीए भी समझ चुका है कि उसको वेरिएशंस बढ़ानी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, और तब जाके उसका भी अपना भी वर्चस्व बचेगा फिर। यस जी। तो सर अगर हम पेपर की बात करें तो जेई एग्जाम में सबसे कंसिस्टेंट जो चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, जी, वो कौन से होते हैं? देखिए मैम, यदि मैं पहले 11th पार्ट की बात करूं, 11th पार्ट में रोटेशनल बहुत फेवरेट है, ग्रेविटेशन फेवरेट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स फेवरेट है, ठीक है ना, हीट थर्मो फेवरेट है, एसएचएम फेवरेट है। यहाँ से ये क्वेश्चंस उठने ही उठने हैं, आने ही आने हैं। वेव ऑप्टिक्स हो गया, 12th में हम चलते हैं, वेव ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। ये ऐसे कुछ सदाबहार चैप्टर्स हैं कि जहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, मतलब बच्चों को ये चैप्टर जरूर करने बिल्कुल करके जाना चाहिए, चाहे मेंस है या फिर एडवांस है, दोनों के बिल्कुल मैम। ठीक है। और सर जेई एग्जाम में जो बच्चों का फोकस है वो ज्यादा किस चीज पर रहना चाहिए, फॉर्मूला के ऊपर या फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर? देखिए मैम, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, फॉर्मूले से आप कभी फिजिक्स नहीं सीख सकते, स्पेशली जेई वाले। हाँ, स्पेशली जेई वाले बच्चे, आप फॉर्मूला लगा के कभी फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे। और आप यदि फॉर्मूला बेस स्टूडेंट्स हैं या आप इवन टीचर भी हैं, तो ना तो एक आप अच्छे टीचर बन पाएंगे कभी भी यदि आप फॉर्मूला बेस टीचर हैं, ना एक आप अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे यदि आप फॉर्मूला बेस फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो बच्चे को चाहिए कि कंसेप्ट की पहले उसकी जो बेसिक चीज है, उसका जो फंडामेंटल है उसको पता होना चाहिए, उसकी बेसिक्स थ्योरी उसको समझ आनी चाहिए कि भाई ये जो चीज घटना घट रही है ये क्यों हो रही है। उसके बाद उसके एप्लीकेशन, फॉर्मूला तो मैम चौथे स्थान पे है। फॉर्मूला तो जस्ट लास्ट है कि यदि आपने क्वेश्चन की
को एनालाइज कर लिया है कि ये क्वेश्चन किस थ्योरी बेस्ड है, ये कौन से एप्लीकेशन पे, ये कौन से कंसेप्ट पे है, तो एक अच्छा टीचर आपको कहेगा भी फॉर्मूला तो लास्ट में लगेगा। यस, आप पहले ही फॉर्मूला लगा दोगे तो पहले देख तो लो कि है क्या ये। जी 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 जी। ओके, तो उसको ये स्टेप से चलना तो सर कभी कभी क्या ऐसा भी होता है कि एक ही चैप्टर है, एक ही क्वेश्चन है और वो पेपर्स में घूमता रहता है, जो फाइनल टेस्ट आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछा हुआ है, क्या ऐसे केसेस भी होते हैं? देखिए मैम, पता है क्या होता है, कंसेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट कभी नहीं होता, कंसेप्ट रिपीट होता है। क्या होता है कि आपकी 2022 में कोई क्वेश्चन पूछा गया है और उस क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट उन्होंने 2022 में पूछ लिया, उस 2023 में यदि वो कंसेप्ट रिपीट हुआ है या 24 में वो रिपीट हुआ है, तो उसमें जो वेरिएशन है ना वो बढ़ा दी गई हैं। और प्लस उसमें पहले 2022 में जो पूछा है 22 में अब 24 में वो ना पूछ के उसमें कुछ और पूछ लिया है, लेकिन कंसेप्ट रिपीट हो जाते हैं, रिलेटेड होते हैं। हाँ रिलेटेड। ठीक है, तो अगर हम सर सिर्फ फिजिक्स की बात करें, जी, जी। फिजिक्स में बच्चे सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक से डरते हैं, मतलब जो उनका वीक पॉइंट होता है वो क्या रहता है? देखिए मैम, जनरली बच्चों को अभी जो मेरे को रिसेंटली पिछले 2-1 साल में देखने को ज़्यादा मिल रहा है, बच्चा बिल्कुल फिजिक्स की स्टार्टिंग में सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, उसमें बच्चे को वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, है ना, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बच्चे की वो जो नॉलेज है ना, वो जो उसको माइंड के अपने पूरे एक्सट्रीम पॉइंट तक सोचना पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बच्चा बिल्कुल भी नहीं करके जाता है, क्योंकि उसको वर्नियर कैलिपर्स जैसे क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें पिच निकालना है ना, लीस्ट काउंट निकालना है, रीडिंग चेक करनी होती है, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक्सट्रीम लेवल तक होती है। बच्चा बचता है उससे बिल्कुल। एनएलएम चैप्टर हो गया, बच्चे को वो फ्री बॉडी एनालिसिस, जहां भी एनालिसिस की चीजें आएंगी बच्चा वहां पे बचेगा, उस चीज से बचने की कोशिश करता है। रोटेशनल है, पिछले 10-12-15 साल से एक अजम्पशन कर दिमाग में एक सोच बना रखी है, भाई रोटेशनल का तो क्वेश्चन होगा ही नहीं मेरे से, फ्लूइड्स का क्वेश्चन मेरे से होगा ही नहीं, है ना, एसएचएम और बेब्स आ गया भाई तो यार ये भी मैं छोड़ के ही आ जाऊंगा, है ना, नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं हो पाएगा। अच्छा, आजकल तो देख रहा हूं मैं बच्चों को ऑप्टिक्स है या रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स, जो कि इवन आप 10th क्लास में भी अच्छे से पढ़े हुए होते हो, सर मेरे से तो ये चीज़ बन नहीं रही है। तो ये कुछ 4-5 ऐसे चैप्टर्स हो जाते हैं कि बच्चा इसको टच ही नहीं करना चाहता है। मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी 11th-12th में फिजिक्स पढ़ती थी, इवन स्कूल बोर्ड्स के लिए भी जी जी, जो ये वेव ऑप्टिक्स आ जाता था, हाँ जी हाँ जी, देख के ही मतलब उस क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा। तो काइंड ऑफ ये क्वेश्चंस कहीं जो टॉपिक्स हैं कहीं ना कहीं बच्चों को उनसे दूर भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इसका सर कोई सॉल्यूशंस? हाँ, सॉल्यूशन एक यही है कि सबसे पहले मेंटोर को, टीचर को ये चाहिए कि जो फियर बच्चे के दिमाग में घुस गया है कि उसको ओवरकम, उसको कम करे, और वो एकदम से कम नहीं होता है। yes. आप बच्चे को पहले उसके फंडामेंटल क्लियर कीजिए, उसका बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी उसको अच्छे तरीके से पढ़ाइए प्रॉपर वे से, और उसके ऊपर जितना मैक्सिमम प्रॉब्लम बच्चे से करवा सकते हो, ओके, प्रैक्टिस जितनी आप बच्चे से करा सकते हैं। देखिए मैम, मैं आपके माध्यम से एक बात कहूँगा कि गति नहीं, अभ्यास प्रयास मायने रखता है। ओके, आप किस गति से आगे बढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता है कि आपने 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, डजंट मैटर। जी जी जी, आप किस टाइप से प्रैक्टिस करवा रहे हो, आपका जो अभ्यास है, जो प्रयास है, वो क्या है, वो मायने रखता है। क्योंकि कहावत भी है, जिंदगी की एक असल कहानी है और सफलता मेहनत की दीवानी है। तो जो सफलता है वो मेहनत की ही दीवानी है, इसलिए इस मेहनत में, इस सफलता में गति मायने नहीं रखती है। ओके, आपका अभ्यास, आपका प्रयास, ये सब मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चों का डर है ये जस्टिफाइड है। Yes. और इसको एज एन एजुकेटर्स, जितने भी एजुकेटर्स हैं उनको समझना चाहिए कि ये जो डर है बच्चों का कैसे दूर किया जाए, जी, तभी वो फिजिक्स से प्यार कर पाएंगे अच्छे से और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। देखिए मैम, मैं यहाँ पे बीच में एक बात और कहूँगा आपसे। बेसिकली ना, हर व्यक्ति का एक ईगो होता है। सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो में ना बहुत बारीक सा अंतर है एक्चुअल में। ये बच्चों के अंदर जो फियर घुस रहा है ना मैम, ये फियर में 95% रोल टीचर का है।
टीचर अपने आप के ऊपर मेहनत ही नहीं करना चाहता। वो क्लास में क्या करता है, यदि चलती क्लास में कोई लेक्चर हो रहा है ना और बच्चे ने क्वेश्चन कोई पूछ लिया, अबे गधेड़े ये तेरे को पता नहीं है, इतनी छोटी सी बात है, इंसल्टिंग कमेंट्स आ जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है एकदम से टीचर। अच्छा, और यदि बच्चे का इंटेंशन है भी नहीं, लेकिन जनरली 70-80% टीचर को ये लगता है अच्छा यार ये मेरे को टेस्ट कर रहा है, और जबकि बच्चे का पर्पस है ही नहीं कि वो टीचर को टेस्ट कर रहा है, वो अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम टीचर के साथ में रख रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर ये फियर आना ना, इसका जिम्मेदार 90% टीचर है। आप मानिए इस बात को कि जब तक टीचर अप्रोचेबल नहीं होगा, खुश मिजाज नहीं होगा, बच्चे के साथ वो उस तरीके का एनवायरनमेंट वो क्रिएट नहीं करेगा कि भाई अब बच्चा इजी अपनी बात को रख पाए, तब तक बच्चे इसी तरीके से डरते रहेंगे और वो कभी भी जो उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है वो कभी भी वो टीचर के सामने रख ही नहीं पाएंगे, और हम तो सिर्फ खोखले समाज का निर्माण ये करेंगे। आपकी बात सुन के मुझे एक जो केस है वो याद आ रहा है। ऑनलाइन ही मैंने कहीं देखा था, ऑनलाइन क्लास में एक बच्चा जो है जी। वो किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है टीचर से। जी, तो टीचर उसको डायरेक्ट इंसल्ट कर देता है, बिकॉज द फेस टू फेस नहीं है, बच्चे ने कमेंट में पूछा है, बट वो इंसल्ट कर देता है कि अबे गधे तू आया क्यों है यहाँ पे। हाँ। तो काइंड ऑफ ये जो इंसल्टिंग कमेंट्स होते हैं टीचर्स जी। के, ये बच्चों के माइंडसेट को अफेक्ट करते हैं और वो उसी की वजह से डर में चले जाते हैं। देखिए, हर आदमी ने एक ऐसी चादर ओढ़ रखी है ना कि वो अपने आप को ना सूरमा 30 मार का हर व्यक्ति अपने आप को आज की डेट में समझता है। यानी वो ये नहीं समझ पा रहा है कि जो सामने वाला बच्चा यदि मेरे से कोई चीज़ पूछ रहा है ना, मैं तो ये भी कहता हूँ चलिए ठीक है, मान लेते हैं बच्चे ने आपसे आपको परखने के लिए ही पूछ लिया, बहुत For बेसिक ही example, पूछ लिया हाँ। क्वेश्चन। आप ऐसी हजारों वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब्स पे, आप देखिए। टीचर, आप उसको देख के कह ही नहीं सकती ये टीचर, ये हरकत टीचर से एक्सपेक्ट की नहीं जा सकती है। यदि बच्चे ने कोई कमेंट लिख दिया, देखिए आप टीचर हैं, सबसे गरिमापूर्ण काम कर रहे हैं, आपकी एक बहुत बड़ी गरिमा है। देखिए मैम, आपने एक्स IPS सुना होगा, एक्स डॉक्टर, एक्स इंजीनियर, कभी, लेकिन एक टीचर जो होता है ना वो कभी एक्स नहीं होता है। वो अपने अंतिम सांस तक भी वो टीचर ही रहता है, वो कभी एक्स नहीं होता है। अब सोचिए, मैं बहुत गहरी बात आपको बोल रहा हूं कि यदि वाकई में आप अपने आप को एक टीचर कहलाते हो, आप सोसाइटी आपको टीचर जानती है, तो आपका धैर्य सागर नहीं महासागर के समान है। आप में पेशेंस आप में पेशेंस का लेवल उतना गहरा होना चाहिए कि भाई आपको, यदि मैं ये भी कह रहा हूं, कोई कमेंट में आपको गाली भी दे दी एक बच्चे ने, तो आप उसको एब्जॉर्ब कर जाओ। ऐसे सोचो कि आपको गुलाब दे दिया हो किसी बच्चे ने, कोई बात नहीं है, अरे दूध फट गया है ना, तो आप उसके ऊपर कोसो मत, सोसाइटी को गालियां मत दो, बच्चे को, पेरेंट्स को या फिर सोसाइटी को। अरे यार, आप उसका पनीर बना के उसका खा जाइए ना, आप मजा लीजिए, उसका एंजॉय कीजिए, बना लीजिए। हाँ, कहते हैं ना, कहावत भी है मैम ये वाली बात ना। तो आप ना बच्चे को खुद पे खुद रियलाइज होगा, बिना आप अपनी गरिमा को खोए हुए, उसको खुद रियलाइज होगा, अच्छा मैं तो टीचर को परख रहा था, मैं तो ये कर रहा था, लेकिन टीचर ने मेरे को ना वैसे जवाब नहीं दिया जैसे मैं सोच रहा था। यस, हाँ। तो ईगो क्लैश नहीं होनी चाहिए। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, फाइनल एग्जाम में अगर हम JEE एडवांस की बात करें, मेंस और एडवांस किसी की भी, तो जब फाइनल एग्जाम आता है उसमें बच्चे को फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट पहले पिक करना चाहिए? देखिए मैम, मैं हमेशा JEE और नीट दोनों एस्पिरेंट को एक ही बात कहता हूँ। नीट स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर की शुरुआत बायो के साथ कीजिए। आप बायो को अटेम्प्ट करते हुए आप कोशिश कीजिए कि 1 आवर से पहले आप बायो को कंप्लीट कर दें। आप जितनी जल्दी बायो के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, उतना एडवांटेज आपको फिजिक्स के अंदर मिलेगा। सेकंड नंबर पे आप केमिस्ट्री को अटेम्प्ट कीजिए, देन आप फिर फिजिक्स अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन आपकी शुरुआत बायो से ही होनी चाहिए। आप नीट के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, और यदि मैं JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ,
तो जेई के स्टूडेंट्स को सबसे पहले केमिस्ट्री पिक करना चाहिए। ओके, उसको केमिस्ट्री के बाद उसको फिजिक्स अटेम्प्ट करे और फिजिक्स के बाद वो मैथ पे जाए। मैं ये आपको अपने अनुभव के बिहाफ पे कह रहा हूँ कि पिछले 3-4-5 साल से जिस तरीके का पेपर पैटर्न आ रहा है, उस पेपर पैटर्न की जो डिमांड है, मैं उसको देखते हुए आपसे कह रहा हूँ। ओके, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है क्योंकि बायोलॉजी वाई, मतलब क्यों बायोलॉजी पे पहले जाएं? देखिए, एक्चुअली में ना बायो का लगभग 80-90% जो पोर्शन होता है ना, जो 4-5 साल का पैटर्न देखा गया है, वो बच्चे का बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, लाइन बाय लाइन, लाइन टू लाइन बच्चा क्वेश्चन पढ़ रहा है, क्वेश्चन पढ़ते ही उसको अगले क्वेश्चन पे जाने की जरूरत नहीं है, उन्हीं 4 ऑप्शन में से उसका 90% उसको आंसर मिल जाता है। तो फटाफट से क्लिक किया, टाइम भी बच गया, प्लस क्वेश्चन को पढ़ने, अब जब बच्चा कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, जेई की तैयारी कर रहा है, तो वो टाइम मैनेजमेंट उसका सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि भाई मेरे को टाइमली अपने कम समय में मेरे को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो बायो जैसा सब्जेक्ट जिस तरीके का सब्जेक्ट है कि भाई उसको आपको ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। यदि आपके टीचर ने, आपके मेंटोर ने आपको अच्छे से उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट्स तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही आप उसका आंसर दे देंगे। अब यहीं पे फिजिक्स होती तो उसको ना थोड़ी सी भी वेरिएशन आ गई तो वो टाइम खिंच जाएगा, 3-4-5 मिनट लग जाएंगे। 4-5 मिनट में वो बायो के 5 क्वेश्चन कर लेगा। तो अब आप देखिए 720 में से यदि 360 पार्ट बायो का है और आपने शुरू के 1 घंटे भी, चलिए मान लीजिए 1 घंटे भी आपने बायो में करते करते क्वेश्चन करते करते और आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मेरा स्कोर बायो में 320, 330, 340 टच कर जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस जो स्टार्टिंग के 1 घंटे का है, वो उसको इतना बूस्टअप दे देगा कि उसकी केमिस्ट्री भी बेहतर जाएगी और केमिस्ट्री के साथ साथ फिर उसकी फिजिक्स भी बेहतर चली जाती है। तो उसके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े ज्यादा बेहतर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं सर। जैसे बहुत सारे बच्चों को ये बोला जाता है कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का क्या रोल रहता है इन एग्जाम में? देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का ना बच्चों ने या आज के टाइम पे ना लोगों ने इसका ना एक अलग ही एक तरीके का इसका कंसेप्ट हो गया है। लोग बोलते हैं कि लास्ट टाइम पे ना यूट्यूब से वीडियो देख लेना और लास्ट 5-10 साल के PYQs बना लेना। बेसिकली जो कह रहा है शायद उसको उस बात का पता नहीं है और जो उस बात को मान रहा है शायद उसको उससे ज़्यादा नहीं पता है। यदि मैं आपसे आज ये बात कहता हूँ कि आप लास्ट 5 या 10 ईयर्स के PYQs कर लो, लास्ट 5 और 10 ईयर के PYQs करने का फ़ायदा तब है जब आपने रेगुलर क्लास लेके आपने उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, आपने हर चैप्टर में 100-150 प्रॉब्लम्स अच्छे से बनाई हुई हैं। अब यदि कोई भी बच्चे ने पर चैप्टर 150 प्रॉब्लम बनाई हुई है तो वो ये देखेगा कि 150 प्रॉब्लम बनाने के बाद रिसेंटली 5 साल में जो भी प्रॉब्लम इस चैप्टर से आई है, क्या मैं उसे बना पा रहा हूं या नहीं बना पा रहा हूं। PYQ से हमें यह अंदाजा लग जाता है कि जो मैंने 150 प्रॉब्लम रेगुलर क्लास में बनाई थी, उसी चैप्टर की प्रॉब्लम जो पेपर में आ चुकी है, क्या मैं उसे बना पा रहा हूं या नहीं बना पा रहा हूं। तो इससे काइंड ऑफ बच्चे को आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस जो है वो किस टाइप से आने वाले हैं। हाँ, तो PYQs एक्चुअल में हमें यही बताता है कि भाई आपसे 2021 में ये पूछा गया था, 22 में ये पूछा गया था। अब आप पिछले 5 साल 10 साल की प्रॉब्लम को अपनी रेगुलर क्लास की जो प्रॉब्लम्स थी उनसे मैच करिए, देखिए, एनालिसिस कीजिए और आप जिस भी ईयर में आप अपना एग्जाम देना चाह रहे हैं, अब आप उसके लिए तैयार हैं, रेडी हैं, आप उसका एनालिसिस कर लीजिए। तो उससे थोड़ा सा ये बच्चे को आइडिया लग जाता है कि अच्छा इस टाइप की प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछी जा रही हैं, तो मैं इन PYQ से अब अपनी तैयारी को इस लेवल पे कह सकता हूं या बोल सकता हूं कि भाई मैं अब इस पेपर के लिए रेडी हो गया हूं। तो जैसे सर अभी आपने बात की, पॉइंट उठाया कि टीचर बाद में बोल देते हैं कि यूट्यूब या फिर आप PYQs उठा लो। तो बेस्ट टाइम कब होता है कि PYQs को सॉल्व किया जाए? देखिए, मेरे अनुसार PYQs का सबसे बेस्ट टाइम है, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने बच्चे को काइनेमेटिक्स पढ़ाई, आज मैंने बच्चे को काइनेमेटिक्स कंप्लीट किया। काइनेमेटिक्स में मैं मेरी बात कर रहा हूँ, लगभग
70 से 80 प्रॉब्लम मैं क्लास में बनवाता हूँ। अपनी फिजिकल क्लासरूम में मैं 70 से 80 प्रॉब्लम बनवाता हूँ। आप उनको क्वेश्चन बनाने के लिए बोलते हो? मतलब मैं क्लास में ऑन ड्यूरेशन ऑफ माय लेक्चर 70 to 80 प्रॉब्लम्स क्लास में ही बनवाता हूं। पर टॉपिक मेरा टारगेट होता है 8 to 9 प्रॉब्लम टच करना, ओके। कम से कम मिनिमम। प्लस मैं उनको डीपीपी के माध्यम से और डीपीटी के माध्यम से करीबन मैं उनको 50 से 60 प्रॉब्लम घर के लिए देता हूं। ओके। फिर उन लगभग 150 प्रॉब्लम्स पर चैप्टर वाइज लगभग 150 प्रॉब्लम्स के मैं फिर डाउट्स लेता हूं। ओके। डाउट लेने के बाद अब मैं बच्चे को एक बात कहता हूं कि चलो बच्चों, अब लास्ट 5 ईयर के PYQs करते हैं। तो जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपने प्रैक्टिस करवाई, देन PYQs पे यस मैम, मेरे हिसाब से राइट टाइम PYQs का चैप्टर ड्यूरेशन, आप लेक्चर के ड्यूरेशन के साथ साथ आप बच्चे को PYQs कराइए, बजाय उसके कि भाई अब लास्ट टाइम पे रिवीजन के टाइम पे बोलो कि भाई आप PYQs करो। मुझे नहीं लगता उसका कोई सेंस है। गलत स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी। सो जैसे जैसे आप थ्रू आउट द ईयर पढ़ रहे हो, आप उसी टाइम में जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसकी प्रैक्टिस करो एंड देन फर्दर PYQs। इससे ना इससे एक और फायदा है कई बार ना इससे कोचिंगों की पोल भी खुल जाती है। हाँ, टीचर की पोल खुल जाती है। कैसे कि हम जिस रिलेवेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचर हमें PYQs कराता नहीं है, हमें पता नहीं चलता है कि जो हमारा जो लेवल है या जो हमने इस लेक्चर को लिया है वो हम उसको कितना अंडरस्टैंड कर पाए हैं या कितना नहीं अंडरस्टैंड कर पाए। कई बार टीचर खुद ही डर रहा होता है कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं जी कर जी पाऊंगा। जी 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 Okay. तो इसी वजह से ना टीचर भी अवॉइड करते हैं स्टार्टिंग में कि भाई वो PYQs ना करे बच्चा। अब एक बात बताइए, क्लास 11th का स्टूडेंट है, अब आप उसको यूनिट डायमेंशंस पढ़ा दीजिए, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज के बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ाइए। यदि आपने बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ाए हैं तो आपका बच्चा अच्छी प्रॉब्लम के साथ PYQs भी कर सकता है। लेकिन यदि आपने बच्चे को उस प्रॉपर वे से ट्रेन किया ही नहीं है और गलती से उस बच्चे ने PYQs उठा लिया, अब वो कहेगा सर मेरे से तो PYQs बन ही नहीं रहे हैं। तो हेडेक हो जाएगा देख के। मैम, यदि बच्चा अवेयर हो ना तो इनिशियल एडमिशन के 10 से 15 दिन बाद में ही वो ये जज कर लेता है कि ये कोचिंग मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं है। ओके। यदि बच्चे का माइंडसेट उस लेवल का है तो ओके। उसे पूरा थ्रू आउट ईयर उसको खींचने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा टाइम पास करने नहीं है। हाँ, यदि बच्चा टाइम पास करने नहीं आया है तो ओके। उसको शुरू के 10 से 15 दिन में ही पता चल जाता है कि मैं भेड़ चाल का तो शिकार नहीं हो गया हूं या फिर जो मैंने डिसीजन लिया है वो कहीं गलत तो नहीं ले लिया है। ओके। तो कहीं ना कहीं ये जो टीचर का बिहेवियर होता है बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाने का, ये बहुत मैटर करता है मैम, यही है सब कुछ और यही फाइनल में रिजल्ट भी लेकर आता है। एग्जैक्टली मैम। ओके। नेक्स्ट है सर, क्या आपने थ्रू आउट दिस 5 इयर्स की अभी हम बात करते हैं JEE एडवांस में ही, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे इंटरेस्टिंग जिनको देख के आपको भी लगा हो कि दिमाग हिल गया यार इन क्वेश्चंस को देख के? मैम, वाकई में ऐसा होता है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। यदि कोई भी टीचर लर्नर है और वो थ्रू आउट ऑफ लाइफ लर्निंग करता है और वो उसको अपना गहना मानता है, हथियार मानता है कि मेरा लाइफ में सबसे बड़ा हथियार है मेरी लर्निंग, मेरे सीखने का एटीट्यूड, मेरी वो पर्सनैलिटी कि मैं सीखूंगा, तो ऐसे टीचर के लिए तो हर साल JEE एडवांस की बात करूं तो कम से कम 40 to 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे टीचर भी मतलब, मैं आपको बता रहा हूं मैम, एक बार के लिए JEE एडवांस के क्वेश्चन को बच्चा पहले बना देगा, टीचर भी रुक जाते हैं मैडम। अच्छा, मैं आपको बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि JEE एडवांस के पेपर का पैटर्न जिस लेवल का होता है ना, टीचर से पहले प्रॉब्लम बच्चा बना लेता है, स्टूडेंट बना लेता है, जबकि उनको एक्सपीरियंस भी नहीं होता। हाँ जी, उसकी एक वजह भी है कि वो तीनों सब्जेक्ट की प्रॉपर प्रैक्टिस करता रहता है। खैर, ऐसा इससे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं टीचर के पास नॉलेज का लेवल कम है या क्या है क्या नहीं, वो ना प्रैक्टिस के ऊपर, सब कुछ माइंड की ट्रेनिंग के ऊपर होता है बेसिकली। पर मैं मेरी बात करूं या फिर मेरे जैसे उन टीचर की बात करूं जो वाकई में जिनका अध्यापन, जिनका टीचिंग पैशन है, तो हर साल जब वो क्वेश्चंस की वैरायटी देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं,
तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यार, मैंने तो नहीं सोचा था। कई बार हम अपनी क्लास में बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये वो बच्चा इस तरीके का जवाब दे देगा, क्योंकि वो हमारे दिमाग में है ही नहीं। हमारे दिमाग में तो कुछ और उसका सॉल्यूशन कुछ और चल रहा होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इवन 30-40% तक चला जाता है कि यार ये तो वाकई में क्वेश्चन की वेरिएशन तगड़ी थी, और इनसे सीखने को ही मिलता है। यस। ओके, तो अगर हम सर बात करें बच्चों की, जी। तो बच्चे पेपर में सबसे ज्यादा कॉमन सिली मिस्टेक्स क्या करते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ इसका पता हमें ना हमारी क्लास में ही चल जाता है बेसिकली, कि भाई मैं यदि 1000 या 2000 5000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैं उनके रेगुलर टेस्ट ले रहा हूँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ बच्चा फेस कर रहा है। ओके। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन देखने में आता है कि आपने देखा होगा जनरली कि जब भी कोई भी बच्चा ना एग्ज़ाम दे के आता है, वो घर पे आता है, वो देखता है अरे यार मेरे से ये नहीं क्वेश्चन हुआ, अच्छा ये तो ये ऐसे हो जाता। बेसिकली बच्चे की माइंड प्रेजेंस, ओके, उसको प्रेशर को टैकल करना आना चाहिए। मैम, चाहे खेल का मैदान हो चाहे क्लासरूम का मैदान हो, प्रेशर तो होता है। यस। तो जनरली बहुत सारे बच्चों से प्रेशर ही टैकल नहीं होता। अब जब प्रेशर टैकल नहीं होगा तो आप क्वेश्चन भी गलत पढ़ोगे, सही क्वेश्चन होते हुए भी उसको गलत पढ़ोगे। आप उसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना चाहोगे लेकिन 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर रहे होगे। तो सारा खेल जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है प्रेशर का, कि आपने ऑन ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम प्रेशर को कैसे मेंटेन किया है, ये सबसे बड़ा हथियार है। ये आपका रिजल्ट उसी टाइम बता देगा yes, कि आपका क्या बिल्कुल। हमें 1 साल बाद बच्चे का रिजल्ट, आपने जैसे ये क्वेश्चन मेरे से आज पूछा है, मैं आज टीचिंग कर रहा हूं, मुझे पता है कि कौन सा बच्चा क्या प्रॉब्लम कर रहा है, कौन से बच्चे की क्या दिक्कत आ रही है। तो प्रेशर मेरे को लगता है सबसे ज्यादा। ओके, जो तो बच्चे इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में आ रहा है सर। जी। जब हम आपसे बात कर रहे थे, जब हम आपके पास गए थे मिलने के लिए फर्स्ट टाइम, जी। तो आपने दिखाया था कि आप बच्चों से लिखवाते हैं पेपर पे प्रॉब्लम्स को। जी। तो और उन प्रॉब्लम्स को लिखवाने के बाद जो उनके वीक पॉइंट्स है, जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो सब आपके पास आने के बाद आपको पता लग जाता है कि बच्चा कहाँ पे इशू हो रहा है उसको। जी। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करवाते हो आप? बिल्कुल, हम जब भी अपनी सेशन स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट के 10 दिन महीने भर के बीच में हम 2 पार्ट में एक काम करते हैं कि हम बच्चे से ही उसकी वीकनेस और स्ट्रांगनेस लिखवाते हैं। यस। एक वीकनेस और स्ट्रांगनेस का लेवल हमें पता है थ्रू आउट टीचिंग। एक बच्चा, हर व्यक्ति खुद को अच्छे से जानता है, स्वयं का चिंतन मनन जितना व्यक्ति स्वयं कर सकता है, कोई दूसरा सेकंड थर्ड पर्सन नहीं कर सकता। तो हम बच्चे को टाइम देते हैं कि बेटा आपको जो लगता है कि आपकी वीकनेस ये है, कुछ भी आपकी वीकनेस फोन देखना है, आपकी वीकनेस कुछ और करना है, आप लिख दीजिए। आपकी जो भी स्ट्रांगनेस है, एक बच्चा कहता है सर मेरे को ना कम टाइम में ये चीज याद हो जाती है, लर्न कर लेता हूँ, मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन सर बहुत हाई है, ये मेरी स्ट्रांगनेस है, मेरी बहुत अच्छी है। जब बच्चे की आप पेरेंट्स को आप बताओ, टीचर बताए कि भाई आपके बच्चे की ये कमियां हैं, ये अच्छाइयां हैं, तो उससे पहले एक स्टेप और कर लेना चाहिए टीचर को, कोचिंग्स को, कि बच्चे को खुद से ये रियलाइज्ड हो कि भाई उसकी एक्चुअल में उसके अंदर कमी क्या है। yes. वो उसका खुद चिंतन मनन करे, बजाय मेरे कि मैं उसको पिन आउट करूं कि तुम्हें ये वीकनेस। हाँ, कि इसी वजह से हम सबसे पहले बच्चे से उसकी कमियां, बेटा तू खुद लिख अपनी कमी, तू अपनी स्ट्रांगनेस खुद लिख, ये हमारा पहला स्टेप होता है। ठीक है। जब बच्चा अपनी कमी लिख लेता है, आपने पूछा फिर उसके बाद हम क्या करते हैं। अब जब किसी भी व्यक्ति को ये बात, मैं यहां बैठा हूं, मुझे पता है कि मैं कोई चीज गलती कर रहा हूं, है ना, अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा तो एक स्मार्ट व्यक्ति या स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है कि उस गलती को रिपीट नहीं करेगा। यस। तो हम बच्चे से बस एक ही बात कहते हैं, देखो आपकी वीकनेस पता चल गई, अब क्या करना है, इस पे वर्क करना, इस पे वर्क करना है, ये आगे को रिपीट नहीं करना है।
ओके। ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। हम्म। तो हमारा काम बस यही है कि उसको ये इंडिकेट कर देना कि बेटा देखो ये कमियां हैं, आप इस पे काम कर लो, आप कामयाब हो जाओगे। बहुत अच्छी बात है। अ, एक ट्रिकी क्वेश्चन है ये। यस यस, मोस्टली जो बच्चे स्कूल्स में टॉप करते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट आ गए, डिस्टिंक्शन के साथ आ गए, जी जी। तो सर क्या ये ज़रूरी है कि वो बच्चा जो है, जैसे पेरेंट्स तो बहुत खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं मेरा बच्चा इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनेगा क्योंकि वो क्लास में टॉप किया है, तो क्या ये पॉसिबल है कि जो बच्चा टॉप करता है उसे इंजीनियरिंग में ही जाना है या डॉक्टर ही बनना है? क्या ये कितना सच है? देखिए ये बिल्कुल भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानिएगा कि जो एक एग्ज़ाम में टॉप करता है वो असल ज़िंदगी में भी टॉप करेगा, तो मतलब मेरे ज़रूरी अनुसार नहीं तो है। ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हम्म। और यदि कोई बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है तो वो एक अच्छा इंजीनियर ही बनेगा या एक अच्छा डॉक्टर ही बनेगा, ये बिल्कुल कहीं लिखा नहीं है कि हाँ भाई तुमने यदि क्लास 10th टॉप किया है या क्लास 12th टॉप किया या फिर आपने ग्रेजुएशन टॉप कर दिया है ना, बीटेक एमटेक आपने टॉप किया है तो आप अब असल ज़िंदगी में भी टॉप ही करेंगे या आप एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, आप टॉप के इंजीनियर बनेंगे। कहाँ लिखा है ऐसा? तो कहीं किसी किताब में कोई प्रमाण भी नहीं है इस बात का। तो हाँ, पर आप इसको ऐसे भी सोचिए कि यदि कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा है तो एक उसके बिहाफ पे कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं कि टीचर या सोसाइटी या पेरेंट्स अब वहाँ से ना कुछ एक्स्ट्रा उम्मीद ज़रूर करते हैं। बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ कुछ उम्मीद ज़्यादा करते हैं कि यार ये 100 बच्चों में आगे आ रहा है, नंबर 1 पे आ रहा है, तो ये औरों से तो बेहतर कुछ करेगा। यस। ये हमारी सोसाइटी का कह लीजिए कि एक ऐसा नियम बन गया है। और इसमें बेहतर प्रोफेशंस जो हैं कहीं ना कहीं डॉक्टर, इंजीनियर यही बन चुके हैं कि हाँ जी, यही बेस्ट प्रोफेशन है। बिल्कुल। इसके फिर उसके अलावा बाद पेरेंट्स कोई सोचता choices है, नहीं हाँ फिर पेरेंट्स सोचता है यदि हमने पीसीएम पीसीबी दिलाया है तो हमारा बच्चा अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक अच्छा इंजीनियर बनेगा। पर हाँ ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो और आप किसी एक एग्ज़ाम में आप आगे आ रहे हो तो ठीक है, सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करेगी, पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, मेंटोर्स आपको देखेंगे आगे बढ़ते हुए। और फिर मैं तो ये भी कहता हूँ कि यदि 4 लोग 5 लोग आप में बिलीव कर रहे हैं और आप स्वयं में भी विश्वास कर रहे हैं कि आप कुछ बेहतर ही करेंगे तो यू कैन डू। और इसमें सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है इंटरेस्ट की, कि हाँ। बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। तो आई थिंक पेरेंट्स को सबसे पहले बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहिए बिल्कुल। कि अगर उसने टॉप किया है तो क्या वो डॉक्टर बनना चाहता भी है, हाँ, क्या उसको इंजीनियर हो सकता है वो टॉप करने के बाद सिंपल आईएएस बनना चाह रहा हो। सही बात है। हाँ, उसको नॉर्मल स्टडी एसएससी, उसको बैंक मैनेजर बनना है, तो Exactly, इस इंटरेस्ट पे भी उनको वर्क करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है सर, अब हम बात करते हैं जो फिजिक्स की जो बुक है। जी। अगर हम जेईई एडवांस के लिए बात करें तो एनसीईआरटी का कितना रोल होता है उसमें? मतलब जो जेईई के बच्चे होते हैं, जैसे आपने बताया कि ये डिफरेंट लेवल का एग्जाम होता है, जी। तो इसमें क्या बच्चे एनसीईआरटी तक ही सीमित रहते हैं या एडवांस बुक्स पढ़ते हैं? देखिए मैम, एनसीईआरटी जेईई एडवांस के बच्चे के लिए, अब जैसा मैंने कहा कि जेईई मेंस है, लोगों ने ना एनसीईआरटी को ना एक खिलौना समझ लिया है। हर व्यक्ति किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी न्यूज़ में एक ही बात कहता है कि बस एनसीईआरटी पढ़ लो। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आज एनसीईआरटी तो हम स्कूलों में भी पढ़ते हैं। ये मेरा क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला है। एनसीईआरटी तो हम स्कूलों में भी पढ़ते हैं। जब हम एनसीईआरटी स्कूलों में पढ़ते हैं तो फिर हमें कोचिंग की क्या जरूरत हो गई? डेफिनेटली। पहला पॉइंट। और वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो काइंड ऑफ ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं। हाँ, और दूसरा कि जब हमने वो एनसीईआरटी स्कूल में पढ़ ही ली तो हमें कोचिंग की क्या ज़रूरत? और दूसरा कि जब उस एनसीईआरटी के रिजल्ट्स की बात आ रही है तो उस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद क्या हमसे जेईई और नीट क्लियर हुआ? क्वेश्चन कहाँ है? ये प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है एनसीईआरटी पढ़ने और पढ़ाने में। मैंने कहा ना आपको स्टार्टिंग में कि एनसीईआरटी एक भगवत गीता की तरह है मैम। आप उसमें जितना डूबेंगे
उसमें से उतने मोती निकलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एनसीईआरटी सिर्फ हमने एक लाइन पढ़ ली, उसका हमने एक सेंस निकाल लिया, एक सेंस हम निकाल के बैठ गए और बस उसके ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम्स बना ली और हमने कह दिया डन, अब हमने एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया। और बच्चों को भी वही रटवा दी। बच्चों को भी फिर वही कहा कि अब तुम बस एनसीईआरटी कर लो। यदि मैं आज आपके माध्यम से ये कह रहा हूं कि बच्चों को, चाहे वो जेईई मेंस का स्टूडेंट है, चाहे एडवांस का, चाहे नीट का स्टूडेंट है, आप प्रॉपर वे से एनसीईआरटी करिए, आपको लगभग 70-80% आपका काम हो जाएगा। ओके। लेकिन मेरे को ये बात कहते टाइम, जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, मैंने उस टाइम तक बच्चों को किस लेवल की एनसीईआरटी पढ़ाई है, ये बात वो मैटर करता है कि क्या मैंने सिर्फ उसको लाइन बाय लाइन और एक कंसेप्ट और एक एप्लीकेशन पढ़ा के और एक प्रॉब्लम बनवा के ही खत्म कर दिया क्या काम? क्या मैं उसको वाकई में उसकी गहराई तक लेके गया हूं? ऐसे वर्ड है एनसीईआरटी के अंदर कि इंसान की उम्र कम पड़ जाएगी उनको समझने के लिए। मैं आपको एक कड़वा सच बताऊं, हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, आप जाके किसी भी स्कूल में चले जाइए जो लाखों की फीस ले रहे हैं, और मुझे ये बताइए कितने नंबर ऑफ स्कूल में कितने नंबर ऑफ टीचर बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं? मैम, मेरे पास तो हजारों बच्चा आता है। हम बच्चों से पूछते हैं भाई तुम्हारे क्लास में क्या पढ़ा है, फिजिक्स में क्या कौन सी बुक रेफर हो रही है? बोलते जी हमारे यहाँ तो एसएल अरोरा चल रहा है। अच्छा, हम तो प्रदीप से पढ़ रहे हैं जी। एनसीईआरटी का कहीं रोल ही नहीं है। एनसीईआरटी का कोई रोल ही नहीं है। अच्छा, जिनमें एनसीईआरटी पढ़ाई भी गई, मैं साउथ दिल्ली में हूँ, साउथ दिल्ली के नामचीन स्कूलों के मैं नाम नहीं लूंगा, अदरवाइज तो हाँ और प्रॉब्लम हो जाएगी। आप उन स्कूलों के बच्चों से पूछो एनसीईआरटी पढ़ाई? जी सर पढ़ाई तो है। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ाई तो क्या पढ़ाया है बताओ इसमें? तो बस एनसीईआरटी पढ़ा दी है, और प्रॉब्लम एनसीईआरटी के नाम पे तो पढ़ा दिया है, लेकिन उसको सिर्फ जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स थी वो करवा दी हैं और कह दिया डन, अब होगी तुम्हारी एनसीईआरटी। मैं आपको बहुत कड़वा सच बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्कूल्स होते हैं वो लेवल मैच नहीं कर पाते हैं। अब लेवल मैच नहीं कर पाते हैं, तभी तो इन कोचिंग्स की जरूरत पड़ रही है बच्चे को। यस। आप मुझे पूछिएगा कि एक बच्चा लाखों की फीस स्कूलों में दे रहा है और उसके बाद फिर वो कोचिंगों में लाखों रुपए भी इन्वेस्ट कर रहा है। यस। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो सफर बच्चा और पेरेंट्स ही कर रहे हैं। ओके। कौन सफर कर रहा है? यस, बच्चे ही कर रहे हैं। हाँ, और यदि बहुत सारे प्रोफेसर लोगों ने मिलकर एनसीईआरटी बनाई है, एक छोटी सी किताब है, बहुत पतली सी किताब है। अब आप समझिए, यदि किसी किताब को बनाने में 10-15 माइंडों ने एक साथ वर्क किया है, यस, तो वो कुछ लाजवाब किताब है। तो उसमें मिठास का लेवल जो होगा फिर वो खोजना पड़ेगा आपको। यस, वो ऐसे ही नहीं एक बार लाइन पढ़ ली और समझ में श्योर में नहीं हो पाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए बच्चों को मिनिमम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए डेली वाइज? जी देखिए, मैं यदि पर्टिकुलर फिजिक्स की बात करूं, जितना मेरा अपना अनुभव कहता है और जो मैं कराता हूं क्लास में, अमूमन मैं 100 से 150 क्वेश्चंस की प्रॉब्लम डेली करवाता हूं। मतलब डेली मतलब चैप्टर पे। हर चैप्टर, कोई भी चैप्टर है तो उसमें 100 से 150 प्रॉब्लम्स हम करेंगे ही करेंगे। नीट और जेईई बच्चे को चाहिए क्या कि वो प्रॉब्लम से अपने चैप्टर को कंप्लीट करें। ओके। वो थ्योरी बेस्ड स्टूडेंट ना रह जाए। यस। उसको मिनिमम चाहिए कि कम से कम वो 250-300 प्रॉब्लम पीसीएम पीसीबी की मिला के करे ही करे। ओके। यदि वो चाहता है कि मुझे जेईई और नीट में वाकई में सफल होना है, मुझे एक अच्छी रैंक लेके आनी है, तो 250-300 प्रॉब्लम उसको बनानी पड़ेंगी चैप्टर वाइज। अदरवाइज तो प्लस 8 to 9 आवर्स की जो रेगुलर स्टडी है, सेल्फ स्टडी, वो उसको करनी है। और सेल्फ स्टडी में उसको मेजर 90% ध्यान यही रखना है कि मैं अकेले एक किताब को रटता ना रह जाऊं, उसकी थ्योरी को ना रटता रह जाऊं। मुझे घर जाके अपनी सेल्फ स्टडी, अपने टेबल चेयर पे जाके
मुझे प्रॉब्लम 250-300 प्रॉब्लम चाहिए ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। Okay. तो इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है सर सामने जी अगर कोई बच्चा, जैसे जी। बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट में एकदम से जाग जाते हैं, जी 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 6 महीने बचे हैं तो एकदम से आते हैं कि अब तो मैं कर लूंगा तैयारी, क्योंकि अभी दिवाली गई है, दिवाली के चक्कर में बच्चे फिर से जो एक ग्राफ चल रहा था वहां से 0 तक आ चुके हैं। जी। तो ऐसे जब बच्चे आते हैं जो लास्ट में आते हैं कि हम क्रैश कोर्स करके कर लेंगे या फिर 6 मंथ के ड्यूरेशन में आते हैं, तो उनके लिए फिजिक्स को करने का क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए मैम, यदि किसी काम को करने की एक पर्टिकुलर अवधि यदि हम लोगों ने बना दी है, एक मानक तैयार कर दिया है, अब 24 आवर्स का दिन और रात, टोटल एक दिन, हम क्या इसको 22 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? एक दिन को क्या हम इसको 23 में कर सकते हैं, या 26 में कर सकते हैं, या 27 घंटे में कर सकते हैं? वन डे मतलब 24 आवर्स लिखा है मैम। ये एक फिक्स टाइम इंटरवल है कि भाई एक दिन की अवधि 24 आवर्स कही जाएगी। ओके। ठीक है, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात का मिला के एक 24 आवर्स का एक प्रॉपर साइकिल बनता है। साइकिल बना लिया आपका। एक तो पहला ये कि मैं 6 महीने बाद अपनी तैयारी को अंजाम दूंगा, ये मिसकंसेप्ट है। ये अपने आप को पागल बनाने जैसा है, या अपने आप को अंधेरे में रखने जैसा है, अपने आप के साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी। पर चलो मान लेते हैं किसी कारण बस बच्चा लास्ट आपका जेन्युइन कारण है कि आपने ये जानबूझ के नहीं समय गंवाया, किसी कारणवश आपका चला गया समय। ठीक है, 6 महीने क्रैश कोर्स, कैप्सूल कोर्स, टेस्ट सीरीज, इसके लिए आपको क्या चाहिए? आप सबसे पहले अपना एक माइंड मैप तैयार कीजिए कि अब आपके पास 6 महीने का वक्त रह गया है। अब इस 6 महीने के वक्त में आप हाईली वेटेज प्लस जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके स्ट्रोंग है कि भाई आपको लगता है कि आपने ये चीज आप कर लोगे, ओके। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने चैप्टर्स चूज करें तीनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है। जब आप ऐसा कर लें, आप देखिए मैम, मैं थोड़ा सा, मेरी थ्योरी उल्टी है। यदि कोई क्वेश्चन टफ आपको लगता है तो हाँ ठीक है, मान लेते हैं वो सबका टफ हो सकता है, लेकिन आपका स्ट्रोंग है ना, फिर वो इतना स्ट्रोंग हो कि दूसरे उसके आसपास भी ना रहे। मतलब स्ट्रोंग का मतलब ये होना चाहिए कि भाई किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी वेरिएशन का क्वेश्चन आ जाए, मैं जरूर बनाऊंगा, हरा ना सके आपको। कोई बनाए या ना बनाए। स्ट्रोंगनेस, मैं कहता हूं ना स्ट्रेंथ, उसका असल मतलब ये है कि आपका ये फील्ड स्ट्रोंग है या मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रोंग है। भाई कुछ भी पूछ लो, कुछ भी करा लो। देखो जो वीक है वो वीक है, वो तेरा नहीं, वो सबका वीक होगा। ठीक है। लेकिन स्ट्रोंग फिर ऐसा होना चाहिए कि फिर सबसे ऊपर तू ही दिखना चाहिए उस स्ट्रोंग में। बस ऐसे नहीं बोलने के लिए। हाँ, बोलने के लिए स्ट्रोंग नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि स्ट्रोंग को पिक कर लेने, पहले उसको इतना तरीके से अपने आप को रगड़ ले, उसमें प्रैक्टिस इतनी तगड़ी से कर ले, और उसके बाद जब समय बच जाए, कुछ और समय रहे, तो फिर अपने लेफ्ट जो बाकी चीजें हैं उनको भी देख ले। ओके। यही एक स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है। अब हम सर पेपर स्ट्रेटेजी पर ही आ जाते हैं। ठीक है। फाइनल एग्जाम का जो टाइम होता है, जैसे जी। 1 महीना रह गया, 1 वीक रह गया, बच्चों जी। के दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है उस टाइम पे कि क्या होगा। जी जी। तो इसमें फाइनल एग्जाम में कहते हैं जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है पेपर का, जी। वही बच्चे के ऊपर लास्ट इंप्रेशन भी बनाता है। बिल्कुल। और अगर मैं नीट की बात करूं, नीट में सबसे पहले बच्चों के पास पेपर आता है फिजिक्स का, और बहुत ज्यादा 99% बच्चों के साथ ये होता है कि वो फिजिक्स के क्वेश्चन देखकर ही डर जाते हैं, जी। स्पेशली लेंदी क्वेश्चंस जो जी। अभी अभी रिसेंटली ईयर्स में हुआ भी है। जी जी। तो लेंदी क्वेश्चंस जो हैं, जी। उनको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फिजिक्स में? अगर किसी बच्चे ने फॉर एग्जांपल फिजिक्स ही पिक कर लिया, जी जी। तो उन्हें क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए कि कम से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस निकले? देखिए, मैं इसमें सिंपल बहुत छोटा सा बात है बस, खाली इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है
कि आपका लेंदी क्वेश्चन मतलब वो कैसा होता है? लेंदी क्वेश्चन होता है जिसमें 5, 6, 7, 8 लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है। लेंदी वो तभी बनता है, अदरवाइज तो 2 लाइन 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। पर क्वेश्चन में लेंदी, उसमें ना थ्योरी पार्ट, उसका क्वेश्चंस में थ्योरी इतना दिया हुआ है कि उसको पढ़ते पढ़ते ही बच्चा ब्लैंक होता, आगे पढ़ता जा रहा है, पीछे से पीछे ब्लैंक भूल होता जाता है। ब्लैंक होता जा रहा है। आपको क्या चाहिए? आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो ना, ए रिंग ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर, आप तुरंत उसको कॉपी पे लिख लो कि इसमें क्या गिवन है। ओके, आर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है। यूनिफॉर्म रिंग है, चार्ज डेंसिटी इसके अंदर इतना है, तो मैंने डेंसिटी लिख लिया। क्या क्या गिवन दिया? मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जितना क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, आप वन बाई वन उसका गिवन लिखते जाओ। ओके, तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ के कंप्लीट होगे, आपके पास डेटा आ गया काइंड ऑफ। उसका डेटा आपके पास मिल गया। 80-90% आपके दिमाग में सॉल्यूशन क्लिक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको आता है तो आप फॉर्मूला लगा के आराम से वो क्वेश्चन उसको कर लोगे। अदरवाइज तो जो आपको नहीं आता होगा ना, इसमें फिर ये की बात होगा, आता है तो वो आपको सेकंडों में वो क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं आता है ना, वो गिवन से ही पता लग जाएगा कि आपका नहीं होने हो वाला। पाएगा। तो बच्चे उसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब इसमें एक और आती है, बच्चों को कौन से क्वेश्चन जो हैं स्किप करने चाहिए बेसिकली, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना पूरा पेपर पढ़ने में लग जाते हैं और काफ़ी सारे वो करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मैं तो क्वेश्चन पेपर पढ़ता ही रह गया, सॉल्व करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। जी। तो इसमें बच्चों को कैसे ध्यान रखना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे आता है और मैं इसे स्किप कर देता हूँ? देखिए मैम, ये जो सबसे बड़ी बात है स्किप की, अभी इसका जवाब भी इसी में छिपा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, कि यदि कोई बच्चा किसी क्वेश्चन को रीड कर रहा है, क्वेश्चन को रीड करते 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 एक ऐसा कोई पॉइंट आ गया, बोलता है कि भाई इस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए। अब मान लो किसी बच्चे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ही नहीं पता है उसके बाद, तो उसको अगली 2 या 3 लाइन पढ़ने का फायदा क्या है? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। यदि कोई एक ऐसा कंसेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, अब उसमें रेडिएशन से रिलेटेड कोई बात पूछी जा रही है, अब उसको पता है कि मैं रेडिएशन पढ़ के ही नहीं आया, या मेरा रेडिएशन वीक था, या मुझे पता ही नहीं है, तो भाई तू उसे पढ़ के आगे करेगा क्या? उसको छोड़ना जरूरी है। उसको छोड़ना ही जरूरी है ना, कि भाई जब तुझे पर्टिकुलर थ्योरी में ही 2-3 शब्दों में ही पता चल रहा है कि तूने ये चीज तेरे से आती नहीं है, तूने ये पढ़ी नहीं है, ये चीज तेरा नहीं है स्ट्रॉन्ग पार्ट, तो भैया टाइम वेस्ट मत कर, इसको स्किप कर और आगे निकल जा। ओके, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो एक और आता है, जैसे बच्चों को लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, हाँ जी, ठीक है, फॉर एग्जांपल जी, तो इस टाइप के लेंदी क्वेश्चंस को करने के लिए उनको मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए? देखिए, मैं खास तौर से जेई की बात करूं या नीट की बात करूं, दोनों ही एग्जाम अपने आप में बहुत ट्रिकी एग्जाम है, चैलेंजिंग है। मेरा ऐसा मानना है कि फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन को, पर्टिकुलर यदि मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा कभी नहीं देना चाहिए। ओके, हाँ, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम आप तब दे सकते हो जब आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि भाई मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लूंगा, तब आप उसका 1.5 मिनट तक ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। आप इस तरीके की प्रैक्टिस कर लें क्लासरूम में एग्जाम से पहले कि आप बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का जवाब 45-50 सेकंड्स में दे दें। और आप यही भी प्रैक्टिस सेम फिजिक्स में भी करके चलें कि 50-50 सेकंड्स में मैं फिजिक्स के क्वेश्चन का भी जवाब दे दूं। पर मान लो एग्जाम में 1 मिनट से ज्यादा का समय लग रहा है, तो उसी क्वेश्चन को आप समय दें जिसमें आप पूरे 100% कॉन्फिडेंट हो कि यार इसका जो सॉल्यूशन मैं करूंगा तो वो सही आएगा, या मैं निकाल लूंगा इसको। बेटर है टाइम वेस्ट ना करें और एनालाइज कर लें उस टाइम पे कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। ओके, तो क्वेश्चन के बाद अब ओवरऑल पेपर में आते हैं सर। तो फिजिक्स का जो ओवरऑल जो पेपर होता है उसको बच्चे को कितना टाइम देना चाहिए, उसके लिए डेडिकेटेड टाइम कितना होना चाहिए पेपर में? देखिए, यदि आपने केमिस्ट्री, बायो, या फिर उधर मैं बात करूं केमिस्ट्री, मैथ, आपने उस पर्टिकुलर टाइम, जैसे 3 आवर्स का पेपर है मैम,
3 आवर्स के पेपर में आपको लगता है कि आपने 2 घंटे से पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए, मैं खासतौर से नीट वाले बच्चों के लिए बात करूं, कि भाई उनको 2 घंटे से पहले पहले अपना पेपर केमिस्ट्री और बायो का कंप्लीट कर लेना चाहिए। ओके। जिससे कि जब वो फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, आप उस क्वेश्चन में यदि 1 घंटे का से ज्यादा का टाइम लग रहा है तो मेरे पास वो पर्याप्त टाइम हो। इसीलिए मैं बच्चों को बार बार कहता हूं कि आप बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, और बायो और केमिस्ट्री को 2 आवर से पहले पहले निपटा लो। कई बार सर सिचुएशंस ये भी होती हैं कि बायो भी लेंदी आ जाती है। हाँ। इस केस में बच्चे फंस जाते हैं कि अब क्या करें। अब जब देखिए यदि बायो लेंदी आ गई फॉर एग्जांपल, तो अब इसमें कोई चारा ये तो नहीं है कि भाई अब बायो लेंदी आ गई तो मैं पेपर को 2.5 घंटे में खींचूं। जहां आपने पेपर को 2.25 घंटे या 2.5 घंटे में खींचने की कोशिश की नीट के पेपर को, आप सिलेक्शन से बाहर हो रहे हो। ओके। आप बायो और केमिस्ट्री के मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल भी ले आओ, और यदि आपने फिजिक्स में वो एक रेस्पेक्टेड स्कोर नहीं किया ना, तब भी आप बाहर हो। तब भी आप बाहर हो रहे हो। ओके। इसलिए मैंने कहा ना, टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा खेल है कि आप प्रैक्टिस ऐसे कर लो ना कि भाई मैं इतने मॉक टेस्ट लगा लूंगा, मैं इतनी टेस्ट सीरीज कर लूंगा कि भाई मेरी जो तैयारी है वो बायो और केमिस्ट्री की ऐसी है कि मैं 2 घंटे विद इन 2 आवर्स मैं अपना पेपर Complete निपटा लूंगा, चाहे बायो कितनी भी लेंदी क्यों ना हो। यस, करना है तो करना है तो मतलब हाँ, आपके पास चॉइस नहीं है कि भाई नहीं तो ठीक है 2.5 घंटे में कर लो आप। यदि आप ऐसा निकलोगे करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। मैंने भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। बच्चे कहते हैं मैम मेरे तो बायो ही इतनी लंबी आई, मैंने उसी में 2 घंटे दे दिए और उसकी वजह से पेपर छूट गया। बट बात ये है कि बच्चों को उस टाइम ये रियलाइज करना चाहिए कि आपका बायो ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल मैम, आपको टाइम मैनेजमेंट जो है उसी टाइप से लेकर चलना है। एग्जैक्टली। ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है सर ये मेरा। जी। फाइनल एग्जाम में जब बच्चे पहुंचते हैं, मतलब एग्जाम सेंटर की मैं बात कर रही हूँ, या फिर जब जैसे फाइनल एग्जाम आज कल होने वाला है, आज बच्चे जो हैं थोड़े से पैनिक कर जाते हैं, बहुत सेल्फ डाउट में भी आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें उस टाइम में क्या करना चाहिए? क्या उनको फ्रेश टॉपिक्स पिक करने चाहिए जी, रिवीजन करना चाहिए जी, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने चाहिए, जी, हॉट टॉपिक्स पिक करने चाहिए, या फिर उन्हें मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाना चाहिए? देखिए मैम, ये ना लो है कि ये नेचर का लो है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं और फाइनल काउंटिंग हो रही होती है, फाइनल डेज चल रहे होते हैं, समय चल रहा होता है कि कल फाइनल है आपका, तो नर्वस होना लाजमी है, कॉमन है। हर बच्चा नर्वस होता है। 10 दिन 15 दिन पहले से उनकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है। बच्चा नहीं, अगर हम अपनी बात करें, अगर हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो हम खुद नर्वस होंगे। किसी की भी बात करें, पर अपने दिमाग की गति और दिल की गति को दोनों को मिसमैच मत कीजिए, उसको मिला के रखिएगा। अच्छा, वो मिला के रखने के लिए क्या है? आपने पहला है आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, कि आपको अपनी तैयारी पे इतना भरोसा होना चाहिए कि भाई मैं नहीं तो कोई नहीं। पेपर चाहे कैसा भी आ जाए, हम करके ही जाएंगे। मैं नहीं तो कोई नहीं, ये जो स्टेटमेंट बार बार अपने आप से कहते रहना चाहिए। 10 15 20 दिन, मैं तो कहता हूं थ्रू आउट ईयर, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन। भाई मैं नहीं तो कोई नहीं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हाँ, सबसे बड़ा हथियार यही है कि आप असल जिंदगी में हो या आप किसी इम्तिहान में बैठे हैं, आप किसी मैदान पे हैं, आप बस अपने आप को एक बात कहते रहिए कि मैं नहीं तो कोई नहीं, और मेरा नहीं तो फिर किसी का नहीं। यस। तो यदि मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं, तो मतलब अपने आप को इतना पॉजिटिव वाइब्स में रखिए, और कुछ नहीं, आप जो आपने पढ़ा है बस उसको ऐसे ही एक बार पन्ने पलटते रहिए, बिलीव रखिए खुद हाँ। और लास्ट में बच्चा क्या करता है, कोई नया टॉपिक उठाता है, बिल्कुल नहीं उठाने चाहिए। उस सेक्शन में डर और बढ़ जाता है। हाँ, उसको कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल नहीं, ठीक है छोड़ दो, लीव इट, कोई नहीं भाई बाद में देख लेंगे तेरे को,
ओके। कह देना चाहिए, अपने आप से ज़्यादा बात करनी चाहिए। लास्ट टाइम मैं तो ये कहता हूँ कि आप किसी भी इम्तिहान में बैठे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हर दिन अपने आप से बात कीजिए। आप दुनिया के शोर गुल को एक साइड कर दीजिए और अपने आप का चिंतन मनन कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, आप उसमें कुछ नया मत पढ़िए, कोई PYQs मत कीजिए। मैंने आपको बता दिया PYQs करने का राइट टाइम क्या होता है। यस। मैं मेरे अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, और मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ, बट जो अनुभव होता है वो आपके सामने तब शेयर किया जाता है कि उससे कुछ रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हम देख चुके होते हैं कि भाई ये काम करने का एडवांटेज क्या है और ना करने का क्या इसका डिसएडवांटेज है, यस। क्या सही है और क्या गलत है, तब हम अपने अनुभव की बात करते हैं। और मतलब मैं आपको यहाँ बैठ के कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, या मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा फिजिक्स फैकल्टी टीचर हूँ, मैं ज्ञान देने हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं अपने बच्चों से आज भी सीखता हूँ। मैं सोसाइटी में जहाँ मुझे लगता है कि अच्छा ये पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है, इसको अपनी डिक्शनरी में नोट कर लेना चाहिए, मुझे कहीं ना मोटिवेशन कहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसे। मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मेरा जो अपना एक हथियार है, मेरा कॉन्फिडेंस, मैं अपने आप को, यदि मैं आज यहाँ तक चलता हूँ, मैं थ्रू आउट मेरी पूरी जर्नी, मुझे यदि यहाँ तक कोई चीज़ लेके आई है तो वो है मेरा सेल्फ बिलीफ, मेरा अपना आत्मविश्वास, पॉजिटिव। तो मैं बच्चों से बस उतना ही कहूँगा, लास्ट टाइम में सिर्फ आप पन्ने पलट लो, अच्छा ये पेज पे सर ने ऐसे बोला था, वैसे बोला था, और बात करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से बात करो। आपका टारगेट है, आपका लाइफ है, आप ही का संघर्ष होगा। यस। आपको अपना टारगेट अचीव करने के लिए आप ही को संघर्ष है, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, और उस लड़ाई को आप टूटे मन से लड़ोगे तो निश्चित आप हारोगे। यस। निश्चित आप हारोगे। मैं ये नहीं कहता कि हाँ आप यदि पॉजिटिव रहोगे तो आप जीत ही जाओगे, पर आपके जीतने के चांसेस कुछ ज़्यादा हैं। ओके सर, एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है। हाँ, पूछ लीजिए। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे 11-12 से बेसिकली बहुत सारे बच्चे जो हैं तैयारी करना शुरू कर देते जी हैं। जी जी इसमें इशू क्या होता है कि वो कोचिंग तो ज्वाइन कर लेते हैं, बट जी साथ में उनके स्कूल बोर्ड्स भी चल रहे होते जी हैं। जी जी तो ऐसे बच्चे स्कूल बोर्ड्स मतलब स्कूल्स को और कोचिंग को कैसे बैलेंस करें? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ये बोलते हैं, मतलब स्टडी प्रेशर ले जाते हैं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या पढूं, मैं जेई की तैयारी करूं या फिर मैं अपने स्कूल्स के लिए पढूं। देखिए मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हम भी हर साल ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमारे लाख समझाने के बावजूद भी बच्चा तो बच्चा ही है, वो बार बार अपने बोर्ड को लेकर डिस्ट्रैक्टेड रहता है। यस। वो बार बार अपने स्कूल के, कोई ना कोई स्कूल का करिकुलम ऐसा होता है कि कोई भी यूटी चल रहे हैं, कभी Annual function उनके चल एनुअल रहा है। फंक्शंस हैं, कुछ भी है, और ये रेगुलर क्लास स्टूडेंट्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बच्चा स्कूल भी जा रहा है और स्कूल के साथ साथ अपनी कोचिंग भी मैनेज कर रहा है। ऐसे बच्चे को एक ही बात, एक ही संदेश है कि बच्चा, तू जो पढ़ाई कर रहा है स्कूल लेवल में, स्कूल में यदि तुम जा रहे हो ना, तो स्कूल के टास्क को स्कूल में ही कंप्लीट करके आ जाओ। ओके। मतलब आप स्कूल इसलिए तो जाते हो कि आपकी सीबीएसई में अच्छी परसेंटेज आ जाए। यस। आप उस स्कूल के टास्क को कोचिंग या घर पे मत लेके आओ। ओके। मतलब कहने का भाव इतना है कि जो स्कूल से होमवर्क मिला है वो ठीक है, आप घर पे आके करोगे, लेकिन यदि टीचर ने आपको 1 घंटे का लेक्चर स्कूल में पढ़ाया है ना, तो उसको वहां अंडरस्टैंड कर लो 90-80% कम से कम। ये मत मान के चलो कि घर पे, हाँ, ये मत मान के चलो कि मैं ना ये कोचिंग में जाके करूंगा या फिर घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी में कर लूंगा। भाई जब हम स्कूल जा ही रहे हैं और डेली हमें स्कूल जाना ही है, तो उसी डेडिकेटेड टाइम में आप सारे जो टास्क हैं उसको आप कंप्लीट करके आइए। इससे आपका बिल्कुल कोई क्लास नहीं होगा, आपका स्कूल का सिलेबस बिल्कुल स्कूल में कंप्लीट होता हुआ चलेगा। आप उसके यूटी, उसके हाफ ईयरली, मिड टर्म जो भी आपके चल रहे होते हैं, आपको पता भी चलता रहेगा कि भाई मेरी जो तैयारी है वो स्कूल में यदि मैंने अच्छे से करी है तो मेरे नंबर भी आ रहे हैं। यस। और ऐसे बच्चों के नंबर भी आते हैं। मैंने देखा है हमारे साउथ दिल्ली में बहुत सारे स्कूल के बच्चे हमारे पास आते हैं, वो
स्कूल के वाकई में स्कूल में अच्छा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और स्कूल में जब उनका एग्ज़ाम भी होता है तो वो जाके उस अच्छा रिजल्ट्स भी लेके आते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट Yes. और डेडिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल की चीज़ को आप कोचिंग में मत कीजिए और कोचिंग की चीज़ को आप स्कूल में मत कीजिए। डेफिनेटली यस। स्कूल आपको सीबीएसई करिकुलम के अनुसार आपको पूरा डेप्थ या फिर आपको पूरा डेरिवेशन ड्राइव करके समझा रहा है, या फॉर एग्जांपल नहीं भी समझा रहा है, पर तुम्हें तो पता है ना, क्लास 11-12 के बच्चे को तो ये पता है ना कि भाई ये डेरिवेशन मुझे पूरा करना पड़ेगा। कोचिंग में डेरिवेशन नहीं है, कोचिंग में कंसेप्ट है, कोचिंग में एप्लीकेशन है, वहां आपको चीज समझाई जा रही है। और आजकल जैसे पर्टिकुलर हम अपनी कोचिंग की बात करें, फिर हम मैं अपनी बात करूं, तो जनरली हम कई बार जो स्कूल का बच्चा होता है, जो चीज कई बार यदि स्कूल में कोई चीज स्किप हुई होती है ना, तो मुझे भी यदि किसी भी बच्चे को कोई भी कंसेप्ट समझाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी भी 12th क्लास के बच्चे को कूलम्ब्स लॉ समझाना है, तो मैं कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट F = K Q1 Q2 by R² थोड़ी ना लिखूंगा भाई। उसका जो स्टेटमेंट्स है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझाओगे भाई, मैं उसका पूरा ड्राइव करा के तभी तो उसके फाइनल रिजल्ट पे पहुंचूंगा, और उस रिजल्ट से उसके कंसेप्ट और उसके एप्लीकेशन बनाऊंगा। यस। तो कोचिंग में स्कूल भी कवर करा दिया जाता है, आ रहा है कोचिंग में। अब कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। हाँ, तो वो बच्चा जो स्कूल में कई बार थोड़ा लैक भी कर गया, अच्छा नितिन सर ने भी तो ड्राइव कराया ही है ना, तो वो फिर ड्राइव कर लेता, लेकिन जनरली ऐसे बच्चा दिमाग नहीं लगा पाते बहुत सारे बच्चे, तो मैं नहीं मैनेज कर पाते। हाँ, नहीं कर पाते। तो पर मैं यही कहूँगा कि स्कूल के काम को आप स्कूल पे ही लेवल पे ही कंप्लीट कर लें, और जो होमवर्क रहता है ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, है ना। हमारी कोचिंग्स वगैरह में तो PCM PCB की ही तैयारी होती है, तो ठीक है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा, आप देखिए जब एफर्ट्स चूज किया है तो एफर्ट तो करने पड़ेंगे फिर। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो आज की जो हमारी कन्वर्सेशन है टॉकिंग हॉल्स की, उसे यहीं पर खत्म करते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम, धन्यवाद। तो आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो डॉक्टर नितिन चौधरी, वो PhD हैं एक्चुअली IIE बैंगलोर से, और उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने नीट के बच्चों को भी पढ़ाया है, JEE के बच्चों को भी पढ़ाया है, और साथ में गाइड भी किया हुआ है। तो इनका 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, अगर बच्चों को लगता है कि उनको ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस जो हैं उनके मन में है, वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो वो डायरेक्टली भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो के लिंक में दिया हुआ है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट कन्वर्सेशन में। थैंक यू।